मैक्स सबसे पहले दर्जी की दुकान पर गया, जहां उसका स्वागत एक अति उत्साही मोटे आदमी ने किया, जिसने स्पष्ट रूप से मैक्स की सहमति के बिना मैक्स के पूरे शरीर पर अपनी उंगलियां फिराईं। आए महोदय, गिनलू होगी आपके लिए एकदम सही कपड़ा सिलेंगे। मोटे आदमी ने मैक्स की कॉलरबोन दबाते हुए कहा। क्या आप इसे थोड़ी दूरी से कर सकते हैं? मैक्स ने विनम्रता से पूछा, लेकिन जिनलुओगी ने उसकी विनती को पूरी तरह से अनसुना कर दिया और मैक्स को घूरता रहा। माफ कीजिए इस आदमी को। गिनलुओगी ने इतने लंबे समय से ऐसा शानदार इंसान नहीं देखा, जो मांसपेशियों से भरा और सुडौल हो, जो गिनलुओगी के वस्त्रों के साथ न्याय कर सके। दर्जी ने उत्साह से कहा, और मैक्स चुप हो गया। उसे अपनी बात कहने दी। 5 मिनट तक अनुचित स्पर्श करने के बाद आखिरकार गिनलुओगी ने पूछा, आपको किस रंग के वस्त्र चाहिए? काला, मैक्स ने जवाब दिया। गिनलुओगी, टिकाऊपन। मैक्स ऊंचा, अधिमानतः चमड़ा। जिनलुओगी, जेबें। मैक्स 3 छिपी हुई जेबें, जिनमें से 2 बाहरी जेबें हैं। गिनलुओगी, हथियार रखने की जेबें। मैक्स हाँ, जितना संभव हो सके। जिनलुओगी, औषधि की जेबें। मैक्स 1। जिनलुओगी, मैचिंग पैंट और बूट। मैक्स हाँ। गिनलुओगी, बटन। मैक्स चांदी। जिनलुओगी, कितने जोड़े? अधिकतम 3। गिनलुओगी, भुगतान विधि। मैक्स 7 गैलेक्सीज प्लेटिनम। जिनलुओगी ने सब कुछ नोट कर लिया। अंत में मैक्स के स्वाद से प्रभावित होते हुए उन्होंने कहा, कुल 1200 सोने के सिक्के, एक जोड़ी 400 के। हालांकि 7 गैलेक्सी प्लेटिनम पर जिनलुओगी की तरफ से विशेष छूट है, इसलिए सब कुछ केवल 1000 सोने के सिक्कों में। मैक्स ने अपना चमकता हुआ प्लेटिनम कार्ड निकाला और उसे स्वाइप करके जिनलुओगी को 1050 सोने के सिक्के दिए, साथ ही सेवा के लिए 50 सोने के सिक्के टिप के रूप में जोड़े। ड्रैक्स को ये देखकर हंसी आती थी कि पैसा आने पर लोग कैसे बदल जाते हैं। कुछ ही दिन पहले मैक्स एक चांदी के सिक्के के लिए भी कड़ी मेहनत करने को तैयार था, लेकिन पैसा बरसने के साथ ही उसे किसी को 50 सोने के सिक्के देने में कोई झिझक नहीं होती थी। जिनलुओगी ने इस भाव की बहुत सराहना की और झुककर कहा, कृपया कल सामान ले जाए। मैक्स ने सिर हिलाया और दर्जी की दुकान से बाहर निकल गया। इसके बाद मैक्स लोहार की दुकान पर गया। क्योंकि T0 ग्रह पर हथियारों की असीमित दुकानें नहीं थीं, इसलिए मैक्स को बुस्केट्स ब्रदर्स नाम के एक स्थानीय दुकानदार के पास जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। दुकान अपेक्षाकृत भीड़भाड़ वाली थी और साफ सुथरी। दर्जी की दुकान के बिल्कुल विपरीत थी, क्योंकि दुकान में हर जगह हथियार बिखरे पड़े थे। लोग झुककर एक हथियार उठाते, उसका वजन और संतुलन परखने के लिए उसे थोड़ा घुमाते और अगर उन्हें वह पसंद नहीं आता तो उसे तुरंत फेंक देते। प्रत्येक वस्तु पर एक मूल्य टैग लगा हुआ था और स्वागत क्षेत्र के पास एक बड़ा सा कोई वापसी नहीं, कोई छूट नहीं, कोई विनिमय नहीं का बोर्ड लटका हुआ था। मैक्स ने आह भरी और अपने लिए एक अच्छी तलवार की तलाश शुरू कर दी, और 3 घंटे की कठिन खोज के बाद मैक्स ने एक तलवार खरीद ली। 2 असामान्य स्टील की तलवारें। 1 दुर्लभ सफेद स्टील की तलवार। 15 सामान्य फेंकने योग्य खंजर। 1 सामान्य धनुष। 1 सामान्य तीरों का तरकश। कुल राशि 450 सोने के सिक्के थी, और मैक्स ने बिना किसी झिझक के इसका भुगतान कर दिया। हालांकि लोहार की दुकान में कवच बिकते थे, लेकिन वे खड़खड़ाहट करते थे और जांच करने पर मैक्स ने पाया कि हालांकि वे रक्षा क्षमता बढ़ाते थे, लेकिन गतिशीलता और फुर्ती कम कर देते थे, इसलिए उसने इसे न खरीदने का फैसला किया। फिलहाल मैक्स ने खुद को बचाने के लिए केवल अपने टिकाऊ लिबादे पर भरोसा करने की योजना बनाई थी, लेकिन भविष्य में अच्छे कवच खरीदना उसकी प्राथमिकता होगी। मैक्स लोहार की दुकान से बाहर निकला और जादुई सामान की दुकान की ओर बढ़ रहा था। जहां एक आम यात्री जो पहली बार शहर का दौरा कर रहा होता, उसे मुख्य सड़क से कई मोड़ लेने पड़ते, वहीं मैक्स, जिसका पुनर्जन्म हो चुका था और जो पहले से ही नक्शे से परिचित था, छोटी छोटी आपस में जुड़ी गलियों को जानता था जो उसे तेजी से उसके गंतव्य तक ले जाएंगी। ये गलियां सुनसान इलाके थे जहां लोगों को अक्सर लूटा जाता था। अपने पिछले जीवन में मैक्स हमेशा इन पतली गलियों से गुजरने से डरता था, लेकिन इस बार अग्नि अस्त्र उसके साथ था, इसलिए मैक्स को एक साथ उस पर हमला करने वाले 100 दुश्मनों से भी डर नहीं था। मैक्स सनकरी गलियों में खुशी खुशी जॉगिंग कर रहा था। उसके सिर के ऊपर इमारतों के अलग होने पर आसमान दिखाई देता था, जहां से रोशनी की एक पतली पट्टी उसे रास्ता दिखा रही थी। तभी उसे दूर से एक जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी। धमाका, धमाके, MGHP। इमारतों के बीच की सनकरी दरार से कोई आकृति नीचे गिरकर मैक्स के सामने कूड़ेदानों पर जा गिरी। पर्याप्त रोशनी न होने के कारण मैक्स केवल आकृति की एक धुंधली रूपरेखा ही बना सका, और उसने चिंता से पूछा, क्या तुम ठीक हो? जल्द ही
तीन और आकृतियां ऊपर से नीचे उतरी। ऐसा प्रतीत होता है कि वे उस आकृति के पीछे पीछे आ रही थी जो कुछ क्षण पहले कचरे में लौट रही थी, क्योंकि खतरा महसूस होते ही वह आकृति तुरंत अपने पैरों पर खड़ी हो गई थी। मैक्स ने देखा कि खूबसूरत एम्बर रंग की आंखें सीधे उसकी ओर घूर रही थी। तभी वह आकृति चौंका देने वाली गति से उसके पास से गुजर गई। तुरंत ही पीछा करने वाले भी मैक्स के पीछे पीछे आए और संकरी गली में उससे आगे निकल गए। जैसे ही मैक्स ने अपने दल की ओर मुड़कर देखा तो उसे ठीक वैसा ही दृश्य दिखाई दिया जैसा कि हज़रियल ने उसे अपने सपने में दिखाया था। सुनहरी आंखों वाली एक लड़की दो खंजर लिए एक अंधेरी गली में पीछा करने वालों से भाग रही है। यह एक ऐसी शख्सियत थी जिसे मैक्स बहुत अच्छी तरह से जानता था, क्योंकि कुछ ही दिन पहले उसी महिला ने उन्हीं खंजरों से मैक्स के दिल को छलनी कर दिया था। यह सिवा था। धत तेरे की, 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 धत तेरे की। मैक्स बड़बड़ाते हुए समूह की ओर दौड़ने लगा। यह महिला मुसीबत से दूर क्यों नहीं रह सकती? मेयर के गार्डों द्वारा लगभग जान से मारे जाने के बाद से केवल 4 दिन ही बीते हैं। आखिर यह फिर से मुसीबत क्यों खड़ी कर रही है? मैक्स को क्यों, कहाँ और क्या के बारे में कुछ नहीं पता था। उसे बस इतना पता था कि हज़रियल ने उसे एक सपने में उस महिला को बचाने के लिए कहा था, इसलिए उसे हर कीमत पर उसे बचाना था। मैक्स ने पूरी गति से असिवा और उसका पीछा करने वालों का पीछा किया। हालांकि पहले 30 सेकंड के भीतर ही उसे यह स्पष्ट हो गया कि वह दूसरों की गति की तुलना में बहुत धीमा था। हालांकि मैक्स अपने अप्रयुक्त स्टेट पॉइंट्स को बेहतर समय पर वितरित करने के लिए बचा रहा था, लेकिन दबाव में आकर उसे अपनी गति बढ़ाने के लिए उन सभी को चपलता में आवंटित करने के लिए मजबूर होना पड़ा। गति में काफी वृद्धि हुई थी और बढ़ी हुई गति के कारण मैक्स गलियों में समूह का मुश्किल से ही पीछा कर पा रहा था, क्योंकि उचित रोशनी के अभाव में उसे अंधेरे में हिलती डुलती आकृतियों को देखने के लिए अपनी आंखों पर बहुत अधिक जोर देना पड़ रहा था। मैक्स की सहन शक्ति तेजी से कम हो रही थी। लंबे समय तक पूरी रफ्तार से दौड़ते रहने से उसका शरीर बुरी तरह थक रहा था और वह सिर से पैर तक पसीने से भीग गया था। मैक्स ने अंधेरी गली में चिंगारियां उठती देखी और उसके ठीक एक पल बाद धातु के टकराने की आवाज सुनाई दी, जिससे ऐसा लगा कि हमलावरों ने आखिरकार असिवा को पकड़ लिया है और अब वे लड़ाई में उलझ गए हैं। मैक्स थका हुआ था, लेकिन उसने दांत पीसकर अपने शरीर को जितनी तेजी से हो सके दौड़ने के लिए मजबूर किया और पीछे से एक अनजान हमलावर को पकड़कर उसे जोरदार गति से जमीन की ओर गिरा दिया। टकरा जाना। हमलावर पूरी तरह से अचंभित रह गया और मैक्स ने उसके सदमे का पूरा फायदा उठाते हुए अपनी नई खरीदी हुई कटार से प्रतिद्वंद्वी की छाती में कई बार वार किया। इस दौरान वह जोर जोर से हौंफ रहा था, वार करो, वार करो, वार करो। -45, -45, -90 क्रिटिकल हिट। सिस्टम सूचना, आपने फारूक नाम के एक प्रथम श्रेणी के खिलाड़ी को मार गिराया है। चूंकि प्रतिद्वंद्वी डार्क गुट से है और आप वर्तमान में लाइट गुट के क्षेत्र में हैं, इसलिए कोई बदनामी नहीं अर्जित की गई है। क्योंकि आप लाइट फैक्शन से हैं, इसलिए सिर्फ जोन के अंदर किसी खिलाड़ी को मारने पर आपको कोई एक्सपी नहीं मिलेगा। सिस्टम टिप्पणी टियर 0 पर दूसरा टियर 1 किल। आपकी किस्मत अविश्वसनीय है। अपने प्रतिद्वंद्वी की मौत की पुष्टि होने के बाद मैक्स हौंफते हुए खड़ा हो गया और उसने अपना खंजर बाकी बचे 2 हमलावरों की ओर हल्के से तान दिया। मैक्स ने कहा, सुनो, वो औरत मेरी सुरक्षा में है, इसलिए कृपया दफा हो जाओ प्लीज। मैक्स ने पहली बार हमलावरों पर नजर डाली और हालांकि वे सिर से पैर तक गहरे काले कपड़ों में लिपटे हुए थे, फिर भी वह उनके सिर पर नुकीले कान देख सका, जो उनकी त्वचा के गहरे भूरे रंग को देखते हुए ये संकेत देते थे कि वे डार्क एल्व्स थे। दोनों हमलावर और घायल असिवा सभी मैक्स को ऐसे देख रहे थे मानो वह कोई मस्खरा हो, क्योंकि मैक्स पर एक ही निरीक्षण मंत्र चलाने से वे सभी यह पता लगाने में सक्षम हो गए कि वह केवल एक स्तर 3 टियर 0 का कमजोर व्यक्ति था। उसे मार डालो। जीवित बचे 2 हमलावरों में से एक की कर्कश आवाज सुनाई दी, जबकि दूसरा सदस्य हाथ में छोटी तलवार लिए मैक्स की ओर दौड़ा। आग का गोला। मैक्स ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाते हुए कहा और पलक झपकते ही एक आग का गोला हमलावर पर जा गिरा, जिससे वह पीठ के बल गिर गया। इसके बाद मैक्स ने आग के गोलों की बौछार शुरू कर दी। -15 आग का गोला, -15 आग का गोला, -15 आग का गोला, -15 आग का गोला, -15। सिस्टम सूचना, आपने प्रतिद्वंदी को जलाने की क्षति पहुंचाई है। अगले 20 सेकंड के लिए प्रति सेकंड -2 HP की हानि होगी। हमलावर घबरा गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि निम्न स्तर का इंसान इतना शक्तिशाली जादूगर हो सकता है। ये लगभग अकल्पनीय था। शिकार के रोमांच का अनुभव कर रहे मैक्स ने दबाव बनाए रखा और अपने प्रतिद्वंद्वी पर लगातार आग के गोले दागता रहा,
जिसे चकमा देने में उसे काफी संघर्ष करना पड़ा। मैक्स को अपने प्रतिद्वंदी को हराने के लिए पूरे 2 मिनट और लगभग 85 शॉट लगाने पड़े, तब जाकर उसने 10 शॉट सही जगह पर लगाए। बूया! मैक्स ने अपनी जीत पर खुशी मनाई। हालांकि वह अपने प्रतिद्वंदी से लड़ने में इतना मग्न हो गया था कि उसे अपने पीछे मंडरा रहे खतरे का एहसास ही नहीं हुआ। गंभीर रूप से घायल असिवा मौत के कगार पर थी और उसे खत्म करने से पहले मैक्स की नंगी पीठ देखकर हमलावर ने सोचा कि हत्या की पुष्टि करने से पहले उसे खत्म कर देना बेहतर होगा। वह चुपचाप मैक्स के करीब आ रहा था और पीछे से हमला करने के लिए तैयार था। उसका निशाना सीधे मैक्स के दिल पर था। अभी के अभी अपनी पीठ के पीछे फायरवॉल बनाओ, दादा ड्रैक्स चिल्लाए और मैक्स ने तुरंत उनकी बात मानकर हमलावर के हमले को रोकने के लिए आखिरी क्षण में अपनी पीठ के पीछे फायरवॉल बना दी। फायरवॉल से झुलसकर घायल हुए हमलावर की चीखें सुनकर मैक्स चौंक गया और उसकी त्वचा पर रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वह मौत के कितने करीब था। मैक्स ने कोई जोखिम नहीं लिया और अपने दुश्मन की ओर आग के गोलों की बौछार शुरू कर दी और तब तक नहीं रुका जब तक कि वह खुद राख में तब्दील नहीं हो गया। यहाँ तक कि एक प्रथम श्रेणी के खिलाड़ी के लिए भी इतनी तेजी से 100 फायर बॉल फेंकना असंभव था। 30वें स्पेल तक आते आते उनकी माना शक्ति खत्म हो जाती। मैक्स भाग्यशाली था कि उसके पास अपने शस्त्रागार में एक दिव्य हथियार था जिसकी वजह से वह लड़ाई में ऐसा कारनामा कर सका। सिस्टम सूचना, आपने मादुजी नाम के एक प्रथम श्रेणी के खिलाड़ी को मार गिराया है। चून की प्रतिद्वंद्वी डार्क गुट से है और आप वर्तमान में लाइट गुट के क्षेत्र में हैं, इसलिए कोई बदनामी नहीं अर्जित की गई है। क्योंकि आप लाइट फैक्शन से हैं, इसलिए सिर्फ सून के अंदर किसी खिलाड़ी को मारने पर आपको कोई एक्सपी नहीं मिलेगा। सिस्टम टिप्पणी, अपनी चीट का इस्तेमाल करके ताकतवर दुश्मनों को हरा रहे हो, बड़े दादा हो। मैक्स ने अपने काम पर गर्व से अपनी नाक सहलाए और असिवा की हालत जानने और हीरो बनने के लिए लॉग इन किया। हालांकि जब वह उसके पास पहुंचा, तब मैक्स ने देखा कि उसके मुंह से झाग निकल रहा था और उसे तेज बुखार था। मैक्स ने असिवा पर निरीक्षण मंत्र का प्रयोग किया। योजक चिन्ह, 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 योजक चिन्ह। असिवा पर आर्ट्स नाइट ब्लेड टियर 1 लेवल 31। संरेखण अराजक, अच्छा। स्थिति विषैला, HP 14/250 तेजी से घट रहा है। योजक चिन्ह, 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 योजक चिन्ह। ध तेरे की, 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 ध तेरे की। मैक्स ने गुस्से में बड़बड़ाया। उसके पास कोई औषधि नहीं थी। वह दुकान की ओर जा रहा था, तभी असिवा ने उसे रोक दिया। फिलहाल उसके पास कुछ भी नहीं था। मुझे लगता है मैं उसे मरने ही दूंगा, वैसे भी यह कोई स्थायी मौत तो नहीं होगी क्योंकि वह सुरक्षित क्षेत्र में है, मैक्स ने अनमने ढंग से बुदबुदाया। उसे स्मृति मिटाने वाले जहर से जहर दिया गया है। अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी स्मृति का महत्वपूर्ण हिस्सा खो जाएगा। गली में एक पुरुष की आवाज सुनाई दी। मैक्स तुरंत सतर्क हो गया और उसने अंधेरी गली को रोशन करने के लिए अपने हाथ में एक आग का गोला फेंका, लेकिन वहां उसने देखा कि एक सफाईकर्मी लापरवाही से गली का फर्श साफ कर रहा था। सफाईकर्मी की त्वचा पीली सफेद थी और उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं, जो असिवा की खूबसूरत लाल आंखों से कई गुना गहरी थी। उन आंखों को देखकर सफाईकर्मी किसी निर्दोष मजदूर की बजाय किसी पिशाच योद्धा की तरह लग रहा था, क्योंकि मैक्स को उन आंखों में एक मजदूर की नहीं बल्कि एक हत्यारे की शांति और ठंडक महसूस हो रही थी। वह मजदूर अल्बिनो प्रतीत होता था, क्योंकि उसकी भौहें और बाल भी रंगीन सफेद थे, जिससे उसकी लाल आंखें ही उसके शरीर की एकमात्र रंगीन विशेषता रह गई थी। चेहरे की असामान्य विशेषताओं के कारण सफाईकर्मी की उम्र का अनुमान लगाना मुश्किल था, लेकिन ड्रैक्स का अनुमान था कि वह अपने शुरुआती या मध्य 30वें दशक में था, यानी अपने जीवन के सबसे अच्छे दौर में था। एल्बिनिज्म होने के बावजूद वह एक आदर्श पुरुष की तरह दिखते थे, बेहद सुंदर और आकर्षक, क्योंकि उनका तराशा हुआ जबड़ा और सुडौल मांसपेशियां उनकी चिकनी, बेदाग त्वचा के साथ पूरी तरह मेल खाती थी। अगर उसने सादे गहरे नीले रंग का ओवरऑल न पहना होता और उसके हाथों में लकड़ी की झाड़ू न होती, तो मैक्स निश्चित रूप से उसे एक उच्च कुलीन व्यक्ति समझ लेता। मैक्स ने फर्श साफ करते हुए उस आदमी के चेहरे के उदासीन भावों का अध्ययन किया और उस पर निरीक्षण मंत्र चलाने की कोशिश की। हालांकि उसे आश्चर्य हुआ कि उसने सफाईकर्मी का कितनी ही बार निरीक्षण करने की कोशिश की, लेकिन वह उसकी पहचान का पता नहीं लगा सका। हालांकि मैक्स को लगा कि उस आदमी का कोई बुरा इरादा नहीं था, फिर भी वह उसकी मौजूदगी से असहज महसूस कर रहा था। अगर तुम उसे बचाना चाहते हो, तो तुम्हारे पास लगभग 30 सेकंड हैं। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं जल्दी कार्रवाई करता,
सफाईकर्मी ने कहा, जिससे मैक्स अपनी सुस्ती से जाग उठा। एक सफाईकर्मी के दृष्टिकोण से, अगर तुम उसे बचाना चाहते हो तो तुम्हारे पास लगभग 30 सेकंड हैं। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं जल्दी कार्रवाई करता, सफाईकर्मी ने मैक्स को याद दिलाया, जो अपनी सुस्ती से अचानक जाग गया था। मैक्स को उस अजीब सफाईकर्मी पर भरोसा नहीं था, लेकिन फिलहाल उसके पास उस पर भरोसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जिस व्यक्ति को उसे बचाना था, वह सचमुच उसकी आंखों के सामने मर रहा था। मैं उसे कैसे बचाऊं? मेरे पास न तो कोई औषधि है और न ही मैं उपचार का जादू कर सकता हूं। मैक्स ने थोड़ी घबराहट भरी आवाज में पूछा। खैर, वह एक पिशाच है, उसे ठीक करने के लिए अपना खून चढ़ाओ। सफाईकर्मी ने हमेशा की तरह बेफिक्र होकर सुझाव दिया। हालांकि मैक्स इस विचार से सिहर उठा, फिर भी उसने बहादुरी से अपनी हथेली को चीर दिया और आसिवा के झागदार मुंह में खून टपकाना शुरू कर दिया। जैसे ही मानव रक्त सिम्मा के मुंह में गया, वह तुरंत हिल उठी और उसकी आदिम प्रवृत्ति उस पर हावी हो गई, जिसके चलते उसने अनायास ही मैक्स की टपकती हुई बांह को काट लिया। आह! जब असिवा ने मैक्स को काटा तो मैक्स को लगा जैसे उसके पूरे शरीर में बिजली दौड़ गई हो। उसका दिमाग सुन्न होने लगा और दिल तेजी से धड़कने लगा। मैक्स की आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो गया और उसे लगा जैसे उसकी मांसपेशियां कांपने लगी हों, जब उसने सफाईकर्मी को अपने चेहरे पर एक भयावह मुस्कान लिए उसकी ओर आते देखा। मैक्स ने उठने की कोशिश की, लेकिन उसका सुस्त शरीर प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था, और असिवा ने उसके हाथ में अपने दांत इतनी गहराई से गड़ा दिए थे कि वह अपनी कमजोर ताकत से भी खुद को छुड़ा नहीं पा रहा था। उस समय मैक्स के पास सोचने के अलावा और कोई चारा नहीं था। धत तेरे की, धत तेरे की, धत तेरे की, फिर से नहीं। तभी सफाईकर्मी ने झाड़ू के चपटे सिरे से वार करके मैक्स को बेहोश कर दिया। बेहोश होने से पहले मैक्स को अपने दिमाग में एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, जिसने बेहोश होने से पहले कुछ ऐसा कहा, बेवकूफ। सफाईकर्मी ने अपने घुटने मोड़े और असिवा को तब तक खून चूसने दिया जब तक कि उसके चेहरे का रंग वापस नहीं आ गया और उसकी जान खतरे से बाहर नहीं हो गई। इसके बाद उसने मैक्स का हाथ उसके मुंह से हटा दिया, जिससे वह उसका सारा खून चूस न सके, और इस प्रक्रिया में राजकुमारी जाग उठी, जिसने सफाईकर्मी की ओर अपने नुकीले दांत दिखाए। शुभ रात्रि, सफाईकर्मी ने झाड़ू घुमाते हुए कहा और आसिवा को भी बेहोश कर दिया। सफाईकर्मी ने मैक्स की खून से लथपथ बांह को अपनी नाक के पास खींच लिया और उसके ताजे खून की गंध को सूंघा। आज कुछ मानव रक्त पीने की संभावना से उसके मुंह में पानी आ रहा था। हालांकि मैक्स के खून का सेवन शुरू करने से पहले मैक्स के गले में लटकते हरे रंग के एक पेंडेंट ने उसकी दिलचस्पी जगा दी। सफाईकर्मी ने मैक्स के गले में लटके हरे पंखों वाले देवदूत के पेंडेंट पर अपने निरीक्षण मंत्र का प्रयोग किया और यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि वह अपने उच्च निरीक्षण स्तर के बावजूद भी वस्तु की जानकारी की जांच नहीं कर सका। उत्सुक होकर उसने मैक्स के आंकड़े जांचे तो पाया कि मैक्स के शरीर में एक भी माना तत्व नहीं था, लेकिन कुछ ही क्षण पहले सफाईकर्मी ने अपनी आंखों से एक जादूगर के रूप में उसकी दक्षता देखी थी। सफाईकर्मी के चेहरे पर अब बड़ी सी मुस्कान थी। लगभग एक दशक बाद उसकी मुलाकात इस लड़के जैसे दिलचस्प व्यक्ति से हुई थी, और अब वह उसे खाना नहीं चाहता था बल्कि उसके सारे रहस्यों को जानना चाहता था। मैक्स के शरीर को इंच इंच करके स्कैन करते हुए सफाईकर्मी को अंततः उसकी माना शक्ति का स्रोत मिल गया, जो कि उसके शरीर में अंतर्निहित अग्नि अस्त्र था, और वह अपनी इस खोज पर हंसना बंद नहीं कर पा रहा था। ड्रैक्स ने तीसरे स्तर तक अग्नि अस्त्र की पहचान को जिज्ञासु नजरों से छिपाए रखा था, जिससे पता चलता है कि स्वीप कम से कम चौथे स्तर पर एक शक्तिशाली हथियार था। आखिर तुम हो कौन? सफाईकर्मी ने धीरे से कहा, मैक्स के असामान्य भाग्य और पहचान में स्पष्ट रूप से दिलचस्पी दिखाते हुए, क्योंकि सफाईकर्मी के मन में एक शरारती विचार जन्म ले रहा था। यह एक हद तक पागलपन भरी प्रक्रिया थी, जिसका इस्तेमाल लाखों साल पहले एक पागल जादूगर ने पिशाचों की एक ऐसी नस्ल बनाने के लिए किया था जो इतनी शक्तिशाली थी कि ब्रह्मांड के लिए खतरा घोषित किए जाने के बाद उन्हीं के साथियों द्वारा उनका बेरहमी से शिकार किया गया। हालांकि मनुष्यों को पिशाच में परिवर्तित करने की प्रक्रिया अपने आप में खतरनाक थी, जिसमें मनुष्यों के लिए मृत्यु दर 90% से अधिक थी। रूपांतरण के दौरान रक्तवंश में हेरफेर की प्रक्रिया और भी खतरनाक थी, जिसमें 10,000 प्रतिभागियों में से केवल एक ही इस प्रक्रिया से बच पाता था, और इस प्रक्रिया से बचने वाले 10,000 लोगों में से भी केवल एक ही बाद में मानसिक रूप से स्वस्थ रह पाता था। स्वाभाविक रूप से पिशाच मनुष्यों से कहीं अधिक श्रेष्ठ जाति थे। पिशाचों का औसत जीवन काल 280 वर्ष था, जबकि कुछ 400 वर्ष की परिपक्व आयु तक जीवित रहे। उनके जीवन का चरम 30 से 150 वर्ष की आयु के बीच आता है। सभी पिशाचों को रक्त से लगाव होता था।
वे रक्त का सेवन करके अपनी शक्ति HP को पुनः प्राप्त कर सकते थे और केवल रक्त का सेवन करके वर्षों तक अपने शरीर को चरम प्रदर्शन पर बनाए रख सकते थे। मनुष्यों के विपरीत इस जाति के लिए भोजन और पानी आवश्यक नहीं थे। पिशाच स्वभाव से ही बहुत तेज और मजबूत होते थे और उनमें वंशानुगत गुण पाए जाते थे। कुछ वंशानुगत लक्षणों के कारण पिशाच अंधेरे में देख सकते थे। कुछ वंशानुगत लक्षणों के कारण वे चमगादड़ और बूटेह जैसे अंधेरे के कुछ जीवों पर नियंत्रण रख सकते थे। कुल मिलाकर आज तक पिशाचों के लिए 24,000 से अधिक ज्ञात वंशानुगत लक्षण हैं, जिनमें से लगभग सभी पर किसी न किसी कुलीन परिवार का एकाधिकार है। हालांकि उस पागल जादूगर का मानना था कि पिशाच जाति की यही सीमा नहीं थी। उसका मानना था कि आदिम पिशाच स्वयं रक्त के स्वामी थे। उनमें रक्त को नियंत्रित करने की क्षमता थी। वे एक या दो नहीं, बल्कि सभी जातियों की सभी रक्तवंशीय क्षमताओं में निपुण थे। ऐसा कहा जाता है कि आदिम पिशाच उस समय विलुप्त हो गए जब आदिम पिशाच ग्रह पहली बार जागृत हुआ, और उस जागृति से बचे हुए लोग ही वे कुलीन पिशाच घराने हैं जो आज तक कायम हैं। इसलिए उन्होंने आदिम पिशाचों की वंश परंपरा को पुनर्जीवित करना अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया, जिनके बारे में अफवाह थी कि उन्होंने स्वयं रक्त पर महारत हासिल कर ली थी। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसने ब्लडलाइन मैनिपुलेशन नामक एक प्रक्रिया बनाई, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें जानबूझकर एक परीक्षण विषय में एक विशिष्ट प्रकार का ब्लडलाइन लक्षण डाला जाता था जब वह मानव से पिशाच में परिवर्तित होने की प्रक्रिया से गुजर रहा होता था। अपने प्रयोगों में लाखों करोड़ों लोगों की मौत के बाद वह अंततः सफल हो गया। हालांकि उसकी सफलता ने सबसे अस्थिर प्रकार के पिशाचों को जन्म दिया, जिन्हें कुख्यात रूप से ब्लड ओवरलॉर्ड्स उपनाम दिया गया। ब्लड ओवरलॉर्ड्स ऐसे पिशाच थे जिनके पास कुछ सबसे शक्तिशाली पिशाच वंशों की वंशानुगत क्षमताएं थीं, और कभी कभी उनके पास 2 या 2 से अधिक कुलीन वंशों की क्षमताएं भी होती थीं, जो उन्हें सामूहिक विनाश का एक अत्यंत दुर्जय हथियार बनाती थी। ब्लड ओवरलॉर्ड्स मूल रूप से स्टेरॉइड पर चल रहे पिशाचों की तरह थे, जिसका अर्थ है कि उनके शरीर में पिशाच जाति की सभी ताकतें अतिरंजित रूप में मौजूद थी। हालांकि उनके शरीर में सभी कमजोरियां भी अतिरंजित रूप में मौजूद थी। वे अपनी रक्त पिपासा को नियंत्रित करने में असमर्थ थे और अपनी आदिम प्रवृत्ति के प्रति अत्यंत सच्चे रहे, जिन्हें ढला या सभ्य नहीं बनाया जा सकता था। तत्कालीन पिशाच राजा ने ब्लड ओवरलॉर्ड्स को ब्रह्मांड के लिए खतरा घोषित कर दिया और ब्रह्मांडव्यापी खोज शुरू कर दी, जिसके परिणामस्वरूप उस पागल जादूगर का अभियान बंद हो गया और उसकी सभी रचनाएं मृत पाई गईं। हालांकि पागल जादूगर खून को नियंत्रित करने की आदिम क्षमता रखने वाले पिशाच को बनाने में असफल रहा था, लेकिन अपने जीवनकाल में ब्लड ओवरलॉर्ड्स द्वारा प्रदर्शित वंशानुगत क्षमताएं इतनी शक्तिशाली और चौंकाने वाली थी कि कुछ ने तो ऐसी क्षमताएं भी प्रदर्शित की जिन्हें समय के साथ लुप्त माना जाता था। कई लोगों ने इस परियोजना से प्रेरणा ली और इसके अपने अपने संस्करण शुरू किए, लेकिन दुर्भाग्य से इतिहास में कोई भी उस पागल जादूगर की मृत्यु के बाद उसके काम को दोहराने के करीब नहीं पहुंच सका। समय बीतता गया और सदियों के बीतने के साथ ही उस पागल जादूगर और उसके रक्त सरदारों की कहानी जल्द ही भुला दी गई। उस पागल जादूगर को उसके वंशजों के अलावा सभी भूल चुके थे, जिन्होंने गुप्त रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी उसके कार्यों का अध्ययन जारी रखा और उन्हें परिपूर्ण बनाने का प्रयास किया। वे आदिम वंश को पुनः स्थापित करने के अपने लक्ष्य के प्रति सच्चे रहे। हजारों वर्षों के शोध के बाद वे अंततः एक वंशज में सुप्त पड़ी आदिम रक्तरेखा को निकालने में सक्षम हुए। हालांकि रक्तरेखा के एक व्यवहार्य धारक को बनाने के सभी प्रयास विफल रहे और सभी परीक्षण विषयों में मृत्यु का कारण एक ही था, जिसका कारण मानव विषाक्तता था। उस निर्धन और विचित्र भाग्य वाले व्यक्ति को देखकर सफाई कर्मी, जो उस पागल जादूगर का वंशज था, के दिल में आशा की एक किरण जगी। यह एक पागलपन भरी उम्मीद थी, एक निराशाजनक उम्मीद, एक उम्मीद कि शायद वही उस शापित वंश को संभालने वाला व्यक्ति हो सकता है। सफाई कर्मी ने मैक्स और आसिफ के बेहोश शरीरों को अपने कंधों पर उठाकर ले गया। उसका गंतव्य वह गुप्त टेलीपोर्टेशन पोर्टल था जिसे उसके परिवार ने कुछ ग्रहों पर बनाया था। इस विशेष ग्रह पर यह एक अंधेरी गली में पड़ा हुआ एक जर्जर दिखने वाला कूड़ेदान था, जो बाहर से जंग लगा हुआ और पुराना लग रहा था, लेकिन कूड़ेदान के निचले हिस्से में एक गुप्त प्रवेश द्वार था, जो एक विशेष भूमिगत टेलीपोर्टेशन केंद्र की ओर जाता था। जब सफाई कर्मी बच्चों को अपने कंधों पर लिए सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था, तो टेलीपोर्टेशन सेंटर के वैम्पायर गार्ड ने सफाई कर्मी को एक भौं से देखा, लेकिन सफाई कर्मी की पहचान को अच्छी तरह से जानते हुए वह कोई भी सवाल पूछने से बहुत डर गया। कहाँ जाना है महोदय? गार्ड ने पूछा। सफाई कर्मी ने उत्तर दिया, हरी मिट्टी। गार्ड ने सिर हिलाया और टेलीपोर्टेशन मशीन तैयार की, जबकि सफाई कर्मी टेलीपोर्टेशन सर्कल के अंदर खड़ा होकर टेलीपोर्ट होने का इंतजार करने लगा।
कुछ ही देर में मशीन चालू हो गई और तीनों हरे भरे मिट्टी वाले ग्रह की ओर रवाना हो गए। तारांकन 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 तारांकन। हरी मिट्टी वाला ग्रह, एक दूर स्थित सर्पिल आकाशगंगा में स्थित ग्रह। मैक्स सिरदर्द से बेहाल होकर उठा। आंखें खोलते ही उसने सबसे पहले देखा कि उसके बगल वाले बिस्तर पर आसिफ का हाथ बंधा हुआ है। मैक्स ने उठकर बैठने की कोशिश की, लेकिन वह 1 इंच भी हिल नहीं सका, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वह भी आसिफ की तरह ही बंधा हुआ है। जैसे ही मैक्स को बेहोश होने से पहले की घटनाओं की याद आई, उसकी सांसें तेजी से बढ़ने लगी और वह घबरा गया। मैं कहाँ हूँ? मैं यहाँ क्यों हूँ? मैक्स ये कहना चाहता था, लेकिन उसके मुंह से केवल दबी हुई आवाजें ही निकली, क्योंकि पता नहीं क्यों उसके मुंह में रुई जैसा पदार्थ भरा हुआ था। शांत हो जाओ लड़के, तुम्हें पकड़ लिया गया है और अब तुम पकड़ने वाले की दया पर हो, ड्रैक्स ने मैक्स को शांत करने की कोशिश करते हुए कहा। हालांकि उसके शब्दों ने मैक्स को और भी ज्यादा भड़का दिया। मैक्स ने अपनी पूरी क्षमता से चारों ओर देखा, लेकिन आसपास का नजारा उसे बिल्कुल भी आश्वस्त नहीं कर पाया। उसके चारों ओर चिकित्सा उपकरण बिखरे पड़े थे। थैलियों में लटका हुआ खून, सटीक चीरे लगाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले विभिन्न उपकरण और कई ऐसी मशीनें जो देखने में बिल्कुल भी मित्रवत नहीं लग रही थी। उसे कमरे में किसी जीव के शरीर के अंग बिखरे हुए दिखाई दे रहे थे और पूरे कमरे में रसायनों, रक्त और अंगों की तीखी गंध आ रही थी। उसने सफेद लैब कोट पहने हुए काली आंखों वाले 2 पिशाचों को खून की एक बूंद पर किसी तरह का प्रयोग करते देखा। हालांकि मैक्स से नजरें मिलते ही वे आपस में फुसफुसाने लगे और फिर उनमें से एक दरवाजे की ओर चला गया। कुछ ही देर बाद सफेद रंग के धब्बे वाले लाल आंखों वाले खूबसूरत सफाईकर्मी ने कमरे में प्रवेश किया। उसने महंगे दिखने वाले काले चमड़े के दस्ताने पहने और मैक्स को मुस्कुराते हुए नमस्कार किया। सुप्रभात मैक्स, मुझे लगता है कि तुम आखिरकार जाग गए। तुम्हारा मेटाबॉलिज्म वाकई बहुत अच्छा है। नेफल्डामिन 4 मिलीग्राम आमतौर पर मनुष्यों को 12 घंटे के लिए सुला देता है, लेकिन तुम 8 घंटे में ही उठकर चुस्त दुरुस्त हो गए। मुझे अपना परिचय देने दो। मेरा जन्म का नाम सेवेरस सेंट मैक्सिमस है, लेकिन ज्यादातर लोग मुझे सेवरस 9 फिंगर्स या सेवरस द साइको के नाम से जानते हैं। मुझे ये उपनाम 14 साल की उम्र में मिले थे और इनके पीछे की कहानी वाकई दिलचस्प है। लेकिन आज हम अपने गौरवशाली अतीत में नहीं जाएंगे, बल्कि अपने अद्भुत वंश सेंट मैक्सिमस के अतीत पर ध्यान केंद्रित करेंगे, क्योंकि मेरे कबीले और उसके उद्देश्यों को समझकर ही हम ये समझ सकते हैं कि मैं आज यहाँ क्यों हूँ। सेंट मैक्सिमस कबीला सफाईकर्मियों और कामगारों का कबीला है, जिसे पिशाच राजा रेग्स ऑरेलियस की सेवा में पिशाच कबीलों की सूची में 7वें स्थान पर रखा गया एक सेवा कबीला माना जाता है। यदि आप आज यहाँ जीवित बच जाते हैं, तो आपको संत मैक्सिमस नाम धारण करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। मैं खुले दिल से आपका परिवार में स्वागत करूंगा। मैक्स घबरा गया। उसे एक बुरा एहसास हुआ कि उसे यहाँ एक मानव प्रयोग के लिए परीक्षण विषय के रूप में रखा गया है। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन यह व्यर्थ था। सहज ही उसने अग्नि अस्त्र को सक्रिय करके सेवेरस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वह अपना मंत्र सक्रिय कर पाता, सेवेरस ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, तुम्हारे शरीर के भीतर यह एक बेहतरीन हथियार है। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो इसे काटना शर्म की बात होगी। इस तरह के छोटे मोटे हमले मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बल्कि मुझे गुस्सा दिलाएंगे। तो बताओ मैक्स, क्या तुम मेरी सहनशीलता की परीक्षा लेना चाहते हो? मैक्स ने सेवेरस की धमकी भरी लाल आंखों में देखा और उसकी जानलेवा आभा को अपने ऊपर हावी होते हुए महसूस किया। जैसे ही उसने लार का एक घूंट निगला और हमला करने का विचार त्याग दिया। मुझे मेसाफोमेटिन लाओ, सेवेरस चिल्लाया और जल्द ही उसे एक इंजेक्शन दिया गया, जिसे उसने बिना किसी झिझक के सीधे मैक्स की गर्दन में लगा दिया। मैक्स की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं, क्योंकि उसे अपने शरीर में दर्द महसूस हुआ। हालांकि जल्द ही उसकी इंद्रियां सुन्न हो गईं और उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। पक्का करने के लिए, मैंने तुम्हारी गर्दन के नीचे का हिस्सा लकवाग्रस्त कर दिया है, इसलिए तुम अपने छोटे से हथियार का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे और इसके बजाय मेरे मुंह से निकलने वाले शब्दों पर ध्यान केंद्रित करोगे। सेवेरस ने गहरी सांस लेते हुए कहा और फिर मुस्कुराते हुए बोलना शुरू किया। इसलिए यद्यपि हम सेंट मैक्सिमस के कई पूर्वज थे, हम व्यक्तिगत रूप से यह कहना पसंद करते हैं कि हमारे कुल की सेवा करने वाले सबसे महान कुलपति डेनिस सेंट मैक्सिमस थे, जिन्हें ब्रह्मांड के इतिहास में पागल जादूगर के रूप में भी जाना जाता है। देखिए मैक्स, हमारे कुलपति ने अपनी मृत्यु से पहले अपने जीवन भर के मिशन को पूरा करने की जिम्मेदारी अपने वंशजों को सौंपी थी और हजारों वर्षों से हम संत मैक्सिमस ने उनके सपने को पूरा करने की कोशिश की है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हालांकि
प्रत्येक पीढ़ी के प्रयासों ने हमें लक्ष्य के और करीब ला दिया है, और अब हमें लगता है कि हम पहले से कहीं अधिक करीब हैं। हमारा लक्ष्य आदिम पिशाच वंश को पुनर्जीवित करना है, एक ऐसा वंश जो स्वयं रक्त को नियंत्रित करने में सक्षम हो। और इस लक्ष्य के लिए हमने पूरे ब्रह्मांड में अनगिनत कुलीन वंशों और आम पिशाचों के अनगिनत रक्त नमूने एकत्र किए हैं। लगभग 1000 साल पहले हमने सभी ज्ञात वंशों का 99.9% एकत्र कर लिया था और अंततः हम नमूनों में से एक से आदिम वंश को निकालने में सक्षम हुए। हमने सोचा था कि बस इतना ही था, अब और कोई वंश परंपरा नहीं बची थी, लेकिन तभी सारा नाइटब्लेड प्रकट हुई। मुझे पता है मैक्स, तुम सोच रहे होगे कि सारा कौन। खैर मैक्स, मैं तुम्हें बताता हूँ कि सारा कौन है। सारा नाइटब्लेड, असेवा पेराट्स नाइटब्लेड की माँ है, जो आपके बगल में खड़ी लड़की है। वह एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसके पास एक ऐसी वंश परंपरा है जिसे हम संत मैक्सिमस कभी प्राप्त नहीं कर सके। मानो अपनी माँ का नाम सुनकर असेवा को झटका लगा हो, वह जाग उठी। उसकी लाल आंखें सीधे सेवेरस को घूर रही थी, मानो उसके सिर में छेद कर रही हो। असेवा ने सेवेरस को घूर कर देखा। मैक्स के विपरीत, जिसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि सफाईकर्मी कौन है, असेवा को अच्छी तरह पता था कि वह कौन है। असेवा के लिए वह एक रिश्तेदार थे, उसके पिता की तरफ से दूर के चाचा और उसके अपने धर्मपिता, एक ऐसे व्यक्ति जिनसे वह बिल्कुल भी लगाव नहीं रखती थी। असेवा को कभी समझ नहीं आया कि उसके पिता सेवेरस जैसे आदमी पर इतना भरोसा क्यों करते थे, लेकिन आज उसका अपहरण करके ऐसा लग रहा था जैसे सेवेरस ने सारी हदें पार कर दी हों। सेवेरस ने मैक्स की ओर देखा और कहा, इससे पहले कि हम अपनी कहानी जारी रखें, मुझे अपनी धर्मपुत्री को एक परेशान करने वाली खबर देनी है। माफ कीजिए प्रिय मैक्स। सेवेरस ने असेवा के मुंह में ठूसी हुई रुई निकाल दी और तुरंत ही असेवा ने सेवेरस का हाथ काटने की कोशिश की। हालांकि सेवेरस इतना फुर्तीला था कि वह ऐसी छोटी मोटी हरकतों में नहीं फंसा। इस बार आपने हद पार कर दी है चाचा, पिताजी आपको नहीं छोड़ेंगे। असेवा ने सेवेरस को धमकी देते हुए अपने दांत दिखाए। असेवा को सेवेरस से आत्ममुग्धता भरा जवाब, कोई मजाकिया चुटकुला या हमेशा की तरह सेवेरस की बेतुकी बातें सुनने की उम्मीद थी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि सेवेरस के चेहरे पर पहली बार गंभीरता का भाव दिखाई दिया। आपके पिता लॉर्ड कोलपरेट्स का निधन हो गया है। मैक्स ने देखा कि असेवा के चेहरे का रंग उड़ रहा था और उसकी आंखों से एक आंसू निकल आया। तो आखिरकार उन्होंने उसे पकड़ ही लिया, असेव ने रुंधे हुए स्वर में कहा, स्थिति की वास्तविकता को स्वीकार करते हुए। राजा रेक्स ऑरेलियस के अधीन परेट्स राजवंश 16वें स्थान पर था। वे 17 सौर मंडलों और कुल 5 रहने योग्य ग्रहों पर नियंत्रण रखते थे और राजा की सेवा करने वाले सबसे शक्तिशाली राजवंशों में से एक माने जाते थे। लॉर्ड कोल को उनकी प्रजा द्वारा बहुत सम्मान और प्यार मिलता था, लेकिन उनकी जमीनें अपनी उपजाऊपन और समृद्धि के कारण हमेशा अन्य घरानों की नजरों में रहती थी। आज 12वें स्थान पर मौजूद पिशाच वंश लॉर्ड विल किंग्समैन के वंश ने, जो स्वयं भी एक 5वें स्तर का अधिपति था, हाउस पेराट्स पर अचानक हमला किया, जिससे हाउस पेराट्स की सीमा सेना पूरी तरह से अचंभित रह गई। दुष्ट हाउस किंग्समैन ने युद्धपोतों को व्यापारी जहाजों के रूप में छिपाकर इन छद्मरूपित जहाजों का उपयोग करते हुए सीमाओं पर एक गुप्त हमला किया था। असेवा तलवारों के टकराने और युद्धपोतों के जलने की आवाज से जाग उठी, क्योंकि जब उसने अपने पिता को आखिरी बार देखा तो उनके आखिरी शब्द थे, सिग्मा की ओर भाग जाओ। असेवा विरोध करना चाहती थी, वह रुककर लड़ना चाहती थी, लेकिन अपने पिता की तीखी निगाहों के आगे झुककर आखिरकार उसने आज्ञा मानी और मॉर्निंग स्टार ग्रह की ओर भाग गई। किंग्समैन के घराने के पीछा करने वालों ने असेवा को बुरी तरह घायल कर दिया और उसका तब तक पीछा किया जब तक वह लगभग मरणासन नहीं हो गई। तभी मैक्स ने उसकी जान बचाई। उन कमीनों को पता था कि वे उसे सिग्मा के अंदर नहीं मार सकते, इसीलिए उन्होंने उस पर स्मृतिनाशक जहर का इस्तेमाल किया, ताकि अगर वह बच भी जाए तो वह अपने असली रूप की सिर्फ एक खोखली परछाई बनकर रह जाए। असेवा जानती थी कि युद्ध में जान माल का नुकसान होगा, हालांकि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके पिता युद्ध में शहीद हो जाएंगे, क्योंकि भले ही वह दुश्मन से कमजोर हो, उन्हें अपने ही गृह क्षेत्र में होने पर हमेशा पीछे हटने का रास्ता ढूंढ लेना चाहिए था। सेवरस ने उदास स्वर में कहा, इस समय पेराट्स महल पर किंग्समैन के झंडे लहरा रहे हैं, जबकि लॉर्ड कोल को उनकी मृत्यु के बाद सम्मानजनक अंतिम संस्कार दिया गया। राजा ने किंग्समैन द्वारा पेराट्स क्षेत्रों पर कब्जा करने की मंजूरी दे दी है। इसका मतलब है कि राजकुमारी, अब आपके नाम पर कोई भूमि नहीं है। जैसे ही मुझे घात लगाकर किए गए हमले के बारे में पता चला, मैंने तुरंत तुम्हारे पिता की मदद के लिए दौड़ने की कोशिश की, लेकिन जब तक मैं वहां पहुंचा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मेरा प्यारा दोस्त कोल पहले ही मर चुका था। जब तुम इतने साल पहले पैदा हुए थे, तब कोल ने मुझसे वादा करवाया था कि अगर उसे कुछ हो जाता है
तो वह चाहता है कि मैं तुम्हें अपने बच्चे की तरह पालूं। और यह एक वादा है जिसे मैं निभाऊंगा। असिवा ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। हालांकि उसके मुंह से रोने की कोई आवाज नहीं निकली। जब उसने दोबारा अपनी आंखें खोली तो उसके भीतर कोई उदासी नहीं थी, केवल एक जलता हुआ क्रोध था। और उसने रूह कंपा देने वाली आवाज में कहा, पिताजी की आत्मा को शांति मिले और वे सातों स्वर्गों में माताजी से पुनर्मिलन करें। चिंता मत करो पिताजी, लॉर्ड विल किंग्समैन जल्द ही आपके साथ शाश्वत विश्राम में शामिल हो जाएगा। मैं स्वयं उसका अंत करने का वादा करता हूँ। मैक्स एक ही समय में असिवा से डरा हुआ और प्रभावित था। वह अपनी हार को लेकर असामान्य रूप से शांत थी, साथ ही बदला लेने की तीव्र इच्छा से भरी हुई थी। वह महिलाओं के बारे में उसकी सारी रूढ़ियों को तोड़ रही थी। वह सचमुच एक दिलचस्प व्यक्तित्व थी। नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे, सेवेरस ने कहा। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह मुस्कान लौट आई थी। राजकुमारी, आपको ये करना होगा। आप विश्वविद्यालय जाएंगी, समय का इंतजार करेगी, अपने कौशल को निखारेंगी और मजबूत बनेंगी। बदला लेने का समय आएगा, लेकिन अभी इतनी जल्दी नहीं। सेवेरस ने अपनी पूरी कोशिश करके मासूमियत भरी मुस्कान बिखेरी, लेकिन इससे वह और भी शैतानी और डरावना लगने लगा। गद्दार, क्या तुम्हारा खून नहीं खौलता? मेरे पिता को अपना प्रिय मित्र कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सेंट मैक्सिमस वंश किंग्समैन वंश को नष्ट कर सकता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बदला न लेने की? असिवा सेवेरस पर बुरी तरह भड़क उठी, जिसे उसकी चीख पुकार की जरा भी परवाह नहीं थी। सेवेरस ने अपने सहायक की ओर देखा और उसे इशारा किया कि वह उसे बेहोशी का इंजेक्शन दे दे। मैं तुम पर थूकता हूँ, सेवेरस सेंट मैक्सिमस, मैं तुम पर थूकता हूँ। तुम्हारे कबीले पर। फिर कभी खुद को मेरा गॉडफादर मत कहना। मैं तुम्हारी बात कभी नहीं सुनूंगा, समझे? सुनो बेटा, मैं परवरिश में बहुत अच्छा नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम वही करो जो मुझे तुम्हारे लिए सबसे अच्छा लगता है। इसलिए तुम जितना चाहो चिल्ला सकते हो, लेकिन कुछ समय के लिए न तो बदला लिया जाएगा और न ही किंग्समैन परिवार के किसी सदस्य की हत्या की जाएगी। हम उचित समय आने पर उन्हें नष्ट कर देंगे, लेकिन अभी नहीं। अभी तुम सो जाओ, सेवेरस ने असिवा को बेहोशी का इंजेक्शन लगाते हुए कहा, जिससे वह बर्फ के टुकड़े की तरह बेसुध हो गई। गहरी सांस लेते हुए सेवेरस ने मैक्स की ओर देखा और कहा, मैक्स, इस दृश्य के लिए मुझे माफ कर दो। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि मेरे जैसे सुंदर पुरुषों के लिए महिलाओं से निपटना कितना मुश्किल होता है। मैक्स ने अपनी आंखें घुमाई। अगर इस पूरे परिदृश्य से उसे एक बात समझ में आई, तो वही ये थी कि सेवेरस पूरी तरह से एक कार्टून चरित्र था। टिप्पणी पॉवरस्टोन लक्ष्य हासिल करने के लिए बोनस अध्याय, शाबाश दोस्तों। हाँ मैक्स, तुम्हारी समस्या पर वापस आते हुए, सेवेरस ने मैक्स के सुन्न हाथों को सहलाते हुए कहा, देखो लड़के, तुम बड़े अजीब हो। मैंने खुद कई तरह के जीव देखे हैं। इंसान, पिशाच, ज़ॉम्बी, गोब्लिन, हॉबगोब्लिन, फायर गोब्लिन, डम्ब गोब्लिन, मतलब बहुत सारे गोब्लिन। लेकिन मैंने आज तक ऐसा कोई प्राणी नहीं देखा जो पहली जागृति से तो बच जाए, लेकिन फिर भी उसमें कोई माना शक्ति ना हो। इस उपलब्धि में आप अकेले हैं। तुम्हारे शरीर की माना नसें सिकुड़कर बंद हो गई हैं, लेकिन फिर भी तुम इस माना से भरपूर वातावरण में माना विषाक्तता से पीड़ित हुए बिना जीवित रह सकते हो। ये वास्तव में आश्चर्यजनक है। सेवेरस ने खुशी से मुस्कुराते हुए कहा। उसने मैक्स जैसा अनोखा नमूना पहले कभी नहीं देखा था। देखो मैक्स, पिशाच एक ऐसी प्रजाति है जो जन्म से भी हो सकती है और बनाई भी जा सकती है। पिशाच न केवल स्वाभाविक रूप से पैदा हो सकते हैं, बल्कि कल्पित बौने और मनुष्य दो विशेष प्रजातियां हैं जिन्हें पिशाचीकरण नामक एक विशेष प्रक्रिया के माध्यम से पिशाच जाति में परिवर्तित किया जा सकता है। देखो, तुम इंसानों और हम पिशाचों में सिर्फ एक ही बड़ा अंतर है, और वो ये है कि तुम गर्म खून वाले जानवर हो और हम पिशाच ठंडे खून वाले। जहां एक सामान्य मानव नाड़ी की दर 80 बीपीएम होती है, वहीं पिशाचों का दिल नवजात शिशुओं के लिए प्रति मिनट केवल 1 बार और वयस्कों के लिए 2 या 3 बार धड़कता है। इसलिए मनुष्यों की तुलना में हमारा तापमान बहुत कम होता है, और इसी कारण हमारे शरीर में तापमान नियंत्रण की क्षमता नहीं होती। हम अपने शरीर का तापमान 310 के पर स्थिर नहीं रख सकते, बल्कि हमारे शरीर का तापमान लगातार घटता बढ़ता रहता है, जिससे हमें गर्म और ठंडे दोनों तरह के वातावरण में आसानी से ढलने में मदद मिलती है, क्योंकि हमारे अंग आंतरिक तापमान बहुत अधिक या बहुत कम होने पर भी काम करना बंद नहीं करते। सेवेरस ने मैक्स को पिशाच की शारीरिक संरचना की बुनियादी बातें समझाईं और सावधानीपूर्वक प्रयोग की तैयारी शुरू कर दी। उसने मैक्स के शरीर पर तरह तरह के चिकित्सा उपकरण लगाए और विगो के जरिए उसकी बाहों में तरह तरह के सीरम इंजेक्ट किए। बेटा,
ये तुम्हें पिशाच बनाने जा रहा है। ये बहुत दर्दनाक प्रक्रिया होगी, इसलिए दर्द चाहे जितना भी हो, मुझसे लगातार बात करते रहना, बस मुझसे सामान्य रूप से बात करते रहना, ठीक है? ड्रैक्स ने मैक्स से कहा, जिसने रुई को जोर से चबाया और मन ही मन ड्रैक्स को जवाब दिया, ठीक है दादाजी, मैं समझ गया। पिशाच बनने की प्रक्रिया में मूल रूप से आपके शरीर का सारा मानवीय रक्त निकाल लिया जाता है। पुराने समय में यह एक, दो या शायद कई पिशाचों द्वारा आपके रक्त पर दावत करने के माध्यम से होता था, लेकिन अब हम इतने असभ्य नहीं हैं, इसलिए हम मशीनों का उपयोग करते हैं। तो मूल रूप से लगभग 1 या 2 मिनट के लिए आप रक्तहीन और मृत अवस्था में पड़े रहेंगे, और फिर तुम्हारे शरीर में खोए हुए खून की भरपाई एक पिशाच के खून से की जाएगी, और तुम खुश हो जाओ, यह मेरा और असिवा का खून होगा। खुश हो जाओ क्योंकि हम दोनों बहुत ही शक्तिशाली कुलों से हैं, साथ ही एक तीसरे प्रमुख वंश से भी जो और भी शक्तिशाली है। यह एक ऐसा सम्मान है जिसकी सही खरीदार के लिए कीमत अरबों सिक्कों से भी अधिक होगी, लेकिन मेरे प्यारे, तुम्हें ये बिल्कुल मुफ्त में मिलेगा। ये पिशाच का खून आपके दिल को फिर से चालू कर देगा और आपके अंगों को बदल देगा, आपकी मांसपेशियों की संरचना को बदल देगा और आपके पुराने शरीर को टुकड़ों में फाड़कर फिर से बना देगा। ये बहुत दर्दनाक होगा, लेकिन अंत में आप एक पिशाच बन जाएंगे। खैर, अगर तुम बच गए तो। सेवेरस ने 3 बड़ी मशीनों को जोड़ते हुए और मैक्स के शरीर में कई सुइयां चुभोते हुए कहा, मैक्स, जीवित रहने के लिए अपनी पूरी कोशिश करो। तुम्हारे जैसी दिलचस्प किस्मत वाले किसी व्यक्ति को इतनी कम उम्र में मरते देखना मेरे लिए बहुत दुख की बात होगी। अगर तुम बच गए, तो जब तुम जागोगे तो तुम्हारे लिए बहुत सारे सरप्राइज होंगे। अच्छे सरप्राइज होंगे, बुरे नहीं, मैं वादा करता हूँ। तो अपनी पूरी कोशिश करो। सेवेरस ने बहुत सारे आत्मसंदेह के साथ कहा और मुड़कर सहायकों को निर्देश देने लगा, हालांकि बीच में ही रुक गया जब उसने मुड़कर मैक्स के मुंह से रुई निकाली। क्या आपके पास कहने के लिए कुछ आखिरी शब्द हैं? मतलब, कोई शंका है? सेवेरस ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। मेरा भाई एक देवता है, वो तुम्हें, तुम्हारे मूर्ख सेंट मैक्सिमस को और तुम्हारे पिशाच राजा रैग्स ऑरेलियस को टुकड़े टुकड़े कर देगा, कसम से। मैक्स हौंफती हुई आवाज में बोला। सेवेरस द्वारा दिए गए इंजेक्शनों का असर उसके दिमाग पर पड़ रहा था और उसे मतिभ्रम होने लगा था। सेवेरस एक पल के लिए रुका, और उसके सहायकों की आंखों में स्पष्ट भय दिखाई दे रहा था, जो जाहिर तौर पर अब इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाना नहीं चाहते थे। हालांकि मैक्स की धमकी एक निवारक के रूप में थी, लेकिन इसने सेवेरस की उसमें रुचि को और भी बढ़ा दिया, क्योंकि उस पागल एल्बिनो ने कहा, वाह वाह वाह, एक दिव्य रक्त आपको एक परीक्षण विषय के रूप में और भी अधिक मूल्यवान बनाता है ना? हा 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 हा, मैक्स, फिर मिलते हैं इस तरफ या दूसरी तरफ। हा 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 हा। मैक्स ने सेवेरस की जोरदार हंसी सुनी जब उसने प्रक्रिया शुरू करने का संकेत दिया। उसकी आंखें मानो बंद हो गईं, जैसे कि वे उसके लिए खुली रखना बहुत भारी हो गई हो और उसका दिमाग किसी भी क्षण फटने को तैयार हो। सो मत बेटा, सोने की हिम्मत मत करना, मुझसे बात करो, मुझसे बात करो, हम इससे पार पा लेंगे। मुझे मत छोड़ो बेटा। मैक्स ने एक बूढ़े आदमी की चीखें सुनी। वे दूर से आती हुई लग रही थी, लगभग उसके दिवंगत पिता की बड़बड़ाहट जैसी। मैक्स को ऐसा लग रहा था जैसे वह एक अथाह खाई में गिर रहा हो। ये डरावना था, लेकिन साथ ही साथ शांतिपूर्ण भी था। मैक्स को ऐसा लगा जैसे उसकी सारी महत्वाकांक्षाएं और सारी इच्छाएं अंधकार में खो गई हो, क्योंकि वह प्रकाश और बोझ से मुक्त हो गया था। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे एक के बाद एक बोझ उसके गिरते शरीर से उतर रहे हो, मानो वह मुक्ति का अनुभव कर रहा हो। हालांकि बोझ से मुक्त होने के कुछ ही समय बाद वे चीजें जो उसे प्रिय थी, उससे दूर होने लगी। जैक, एमी, नाओमी। मैक्स ने भौहें चढ़ाई और खाई से जूझने लगा। रुद्र को उसे छोड़कर जाते देख वह पूरी तरह से घबरा गया। मैक्स ने अपने भाई के टखनों को मजबूती से पकड़ रखा था और संघर्ष कर रहा था। हालांकि गिरने से रुकने के बावजूद ऐसा लग रहा था कि वह एक ही जगह पर अटक गया है और वापस ऊपर उठने में असमर्थ है। मैक्स ने दांत पीसकर खुद को ऊपर खींचने की कोशिश की, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। मैं हार मानने से इनकार करता हूँ, यहाँ नहीं, अभी नहीं, कभी नहीं। मैक्स ने एक प्रचंड दहाड़ मारी, और मानो एक सुनहरा देवदूत उसकी पुकार का जवाब देते हुए खाई में उतर आया और उस अंधेरी दुनिया में रोशनी लेकर आया जिसमें वह था। मैक्स ने उस देवदूत को पहचान लिया। वह हजरियल था, उसका उपकारक। हजरियल ने मैक्स को पीछे से धक्का दिया, जबकि मैक्स ऊपर रुद्र की एड़ियों को कसकर पकड़े हुए था, और दोनों मिलकर उस खाई से वापस ऊपर की ओर बढ़ने लगे जिसमें वह गिर गया था, प्रकाश की ओर और जीवन की ओर। जब मैक्स आखिरकार उस खाई से बाहर निकला, तो उसने अपने सभी बोझ और अपने प्रियजनों को वापस पा लिया, और अंत में उसने केवल एक ही चीज खोई। यह एक अनमोल वस्तु थी,
एक ऐसी अमूर्त संपत्ति जिसे उसकी पहचान का प्रतीक कहा जा सकता था। हालांकि अब वह उसके पास नहीं थी। उस अथाह खाई से बाहर निकलने की कीमत बहुत भारी थी और वहां से जिंदा निकलने के लिए मैक्स को अपनी मानवता खोनी पड़ी। मैक्स इस हफ्ते 5वीं बार असहनीय सिरदर्द के साथ उठा। उसके चारों ओर खून और अंग बिखरे हुए थे। ऐसा लग रहा था मानो वह किसी चिकित्सा कक्ष के अंदर हो। क्या मुझे अस्पताल में भर्ती कराया गया था? मैक्स ने एक पल के लिए सोचा, लेकिन जल्द ही उसे बेहोशी से पहले की घटनाएं याद आ गईं और यादें उसके दिमाग में उमड़ आईं। तो अब मैं एक वैम्पायर बन गया हूँ, लगता है, मैक्स ने सोचा। हैरानी की बात यह है कि जागने पर मैक्स जरा भी घबराया नहीं। उसका दिमाग बिल्कुल साफ था और उसकी भावनाएं शांत और स्थिर थी। मैक्स को अच्छी तरह याद है कि जब वह पहली बार यहाँ जागा था तो कमरे को देखकर उसे बेचैनी महसूस हुई थी। हालांकि इस बार खून और अंगों को देखकर उसे बिल्कुल भी बेचैनी नहीं हुई, बल्कि इससे उसे एक झुनझुनी सी महसूस हुई। जैसे ही खून की गंध मैक्स की नाक में घुसी, मैक्स ने सहज रूप से अपने नए उगे हुए नुकीले दांत दिखाए और एक पिशाच जैसे प्राणी की तरह फुफकारा। वह फुफकार लगभग सहज थी, छींक की तरह नियंत्रित। खून को देखकर उसके शरीर में उत्पन्न हुई प्यास की प्रतिक्रिया थी। जब वह पहली बार यहाँ आया था तब उसके शरीर पर जो बंधन लगाए गए थे उनसे मुक्त होकर मैक्स इस बार हिलने डुलने में सक्षम था और जिस मेज पर वह सो रहा था उससे उठ खड़ा हुआ उसे किसी कारण से अजीब सा महसूस हो रहा था। मैक्स ने सबसे पहले यही महसूस किया कि उसकी लंबाई बढ़ गई है। उसका शरीर उसे सामान्य से अधिक बड़ा लग रहा था। इस घटना से पहले मैक्स की लंबाई 6 फीट थी, जो कि ठीक ठाक थी, लेकिन अब वह कम से कम 3-4 इंच और बढ़ गया है, जिससे वह शारीरिक रूप से अधिक प्रभावशाली हो गया है। इसके बाद मैक्स ने जो चीज देखी वह ये थी कि उसकी दृष्टि की गुणवत्ता में काफी सुधार हो गया था और वह कैमरे के लेंस की तरह किसी वस्तु पर अपनी इच्छा से जूम इन और जूम आउट कर सकता था। मैक्स के लिए यह एक अजीब सी अनुभूति थी, जो अब तक अपने पूरे जीवन में एक स्थिर दृष्टि वाले इंसान के रूप में रहा था। जूम इन और जूम आउट करने की क्षमता उसे अजीब और असामान्य लगी, लेकिन उसके व्यवहारिक दिमाग ने इस तरह की क्षमता के उपयोगों को समझा और वह इसके लिए खुश था। तीसरी बात जो मैक्स ने महसूस की वह ये थी कि वह बेहद शक्तिशाली महसूस कर रहा था। उसकी मांसपेशियां उसकी याददाश्त से कई गुना अधिक मजबूत लग रही थी। सिस्टम स्क्रीन दिखाओ, मैक्स ने धीरे से कहा, जैसे ही उसकी सिस्टम स्क्रीन उसके सामने प्रकट हुई। एक्स मूल जानकारी, नाम अनाम अभी तक आवंटित नहीं, जाति आदिम पिशाच, निवास ग्रह #H 2047, संरेखण विधिपूर्ण दुष्ट, भाषाएं द्विपद अंग्रेजी, शीर्षक कोई नहीं, स्तर 1073%, स्तर 0, सिस्टम टिप्पणी एक विलुप्त प्रजाति का अंतिम जीवित सदस्य, क्या तुम्हें जल्द ही बिस्तर पर लिटाया जाएगा? टिल्ड 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 टिल्ड, आंकड़े, मानव 0, स्वास्थ्य 100, स्टेमिना 100, टिल्ड 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 टिल्ड, गुण, ताकत 25, निपुणता 15, चपलता 32, शारीरिक क्षमता 40, बुद्धि 10, सहन शक्ति 25, अनिर्दिष्ट AP 14, टिल्ड 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 टिल्ड, छिपे हुए गुण, भाग्य 100, करिश्मा 1510, बुद्धि, कार्मिक मूल्य, टिल्ड 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 टिल्ड, कौशल, बॉल क्रशिंग, रात्रि दृष्टि निष्क्रिय, रक्त में हेरफेर, बुनियादी चांदनी में स्वयं को ठीक करने की विधि निष्क्रिय, टिल्ड 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 टिल्ड, उपकरण, 1/3 अग्नि अस्त्र अर्ध दिव्य बाध्य, 2 असामान्य स्टील की तलवारें, 1 दुर्लभ सफेद स्टील की तलवार, 15 सामान्य फेंकने योग्य खंजर, 1 सामान्य धनुष, 1 सामान्य तीरों का तरकश, टिल्ड 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 टिल्ड, प्रतिरोध, मध्यम अग्नि प्रतिरोधक क्षमता, बुनियादी मानसिक हेरफेर प्रतिरोध, बुनियादी रक्त हानि प्रतिरोध, टिल्ड 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 टिल्ड, पालतू जानवर माउंट, कोई नहीं, एक्स। मैक्स ने तुरंत ही अपने सिस्टम स्क्रीन में कई बदलाव देखे। सबसे बड़ा बदलाव स्पष्ट रूप से ये था कि उसकी जाति मानव से आदिम पिशाच में बदल गई थी। हालांकि इसके अलावा भी कई अन्य बदलाव हुए थे। मैक्स का स्तर 3 से बढ़कर 10 हो गया। इस प्रक्रिया के दौरान किसी तरह 7 बार उसका स्तर बढ़ गया। उसके आंकड़ों में भी बदलाव आया था। बुद्धिमत्ता के आंकड़े को छोड़कर बाकी सभी आंकड़ों में वृद्धि हुई थी। सबसे बड़ा बदलाव ताकत और शारीरिक क्षमता के आंकड़ों में हुआ था, जिनमें काफी सुधार हुआ था। मैक्स का शक्तिशाली महसूस करना बिल्कुल सही था। उसके शरीर में निस्संदेह बेहतर बदलाव आए थे। एक और बड़ा बदलाव यह था कि मैक्स ने कुछ वास्तविक कौशल हासिल कर लिए थे, जिनमें 2 निष्क्रिय कौशल और 1 सक्रिय कौशल शामिल थे। मैक्स ने अपने द्वारा अर्जित कौशल की जानकारी निकाली।
रात्रि दृष्टि निष्क्रिय, आप अंधेरे में भी उतनी ही स्पष्टता से देख सकते हैं जितनी की रोशनी में। रक्त पर नियंत्रण, शुरुआती स्तर, आप थोड़ी मात्रा में रक्त को नियंत्रित कर सकते हैं, बशर्ते वह तरल रूप में हो और वातावरण के संपर्क में हो। बुनियादी चांदनी स्व उपचार निष्क्रिय, नाइटब्लेड कबीले का एक वंशानुगत गुण उपयोगकर्ताओं को चांदनी में स्वाभाविक रूप से घावों को ठीक करने की अनुमति देता है। बिल्कुल भी बुरे कौशल नहीं है। मैक्स के दिमाग में एक आवाज गूंजी और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। दादाजी ड्रैक्स, मैक्स ने भावुक स्वर में सोचा और जवाब में ड्रैक्स ने नाक से हल्की सी आवाज निकाली। मैक्स को इस प्रतिक्रिया से कोई आपत्ति नहीं थी। वह जानता था कि अगर वह इस समय जीवित है तो इसका एक बड़ा हिस्सा केवल ड्रैक्स की वजह से है। हालांकि उसके पिशाच बनने की यादें धुंधली थी, उसे याद था कि इस प्रक्रिया के दौरान वह ड्रैक्स के साथ लगातार बड़बड़ा रहा था। मैक्स ने बाहर निकलने की ओर बढ़ने की कोशिश की, लेकिन एक मेडिकल मशीन के चमकदार स्टील पर अपनी परछाई देखकर वह रुक गया। मैक्स की त्वचा अब जैड की तरह सफेद थी, ठीक उसी रंग की जो कोरियाई सुपरमॉडल की होती है, लेकिन उसकी आंखें गहरे खून जैसी लाल थी। असिवा की तरह सुंदर लाल नहीं, बल्कि सेवेरस की तरह खूनी लाल। उसके लहराते हुए काले बाल और काली भौहें अभी भी वैसी ही थी जिसके लिए वह खुश था, हालांकि अब वह इंसान से कहीं ज्यादा पिशाच जैसा दिखता था। इससे पहले कि मैक्स अपनी नई पहचान की वास्तविकता को स्वीकार कर पाता, प्रयोगशाला का दरवाजा जोर से खुला और सेवेरस खुशी से झूमते हुए अंदर घुस आया। मैक्स को मानसिक रूप से स्वस्थ देखकर वह ताली बजा रहा था। मैक्स, तुम्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि मुझे ये देखकर कितनी खुशी हुई है कि तुम रक्तपात और पागलपन के शिकार नहीं हुए हो और अभी भी आत्मसम्मान और विवेक बनाए हुए हो। अगर तुम्हारी मृत्यु हो जाती तो मुझे गहरा दुख होता, लेकिन अब सब ठीक है, तुम जाग गए हो। सेवेरस ने मैक्स के कंधों पर हाथ रखा और उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए मैक्स के शरीर पर निरीक्षण मंत्र पड़ा। मैक्स ने भौहें चढ़ाई, लेकिन विरोध नहीं किया क्योंकि वह जानता था कि विरोध करना व्यर्थ ही है। हालांकि जब सेवेरस को पता चला कि मैक्स ने वास्तव में रक्त को नियंत्रित करने की क्षमता प्राप्त कर ली है, तो उसकी प्रतिक्रिया बिल्कुल अनमोल थी। हे भगवान, हे प्रभु, सेवेरस हौंफते हुए बोला, मानो उसका संतुलन बिगड़ गया हो और वह जमीन पर गिर पड़ा हो। मेरे पूर्वजों का सपना पूरा हुआ। हमने कर दिखाया, मैंने कर दिखाया। सेवेरस खुशी से चिल्लाया और पागलपन में जमीन पर लौटते हुए हंसने लगा। लड़का पागल हो गया है, मैक्स के मन में ड्रैक्स ने धीरे से कहा, जबकि मैक्स पिशाच की हरकतों को देखता रहा। सेवेरस को अपनी स्थिति पर काबू पाने में पूरे 20 मिनट लग गए, लेकिन तब भी उसके चेहरे से वह मूर्खतापूर्ण मुस्कान नहीं हटी। आपको पता है, मैंने परिवार के बड़ों की पूर्व अनुमति के बिना आदमसार का उपयोग करने के कारण खुद को मुसीबत में डालने से बाल बचा था। अगर तुम मर जाते तो मैं अपना आपा खो बैठता। सेवेरस ने मैक्स को समझाया, जो अब मुस्कुराने लगा था। सेवेरस की यह नादानी थोड़ी संक्रामक लग रही थी। अच्छा अच्छा अच्छा, हमें बहुत कुछ देखना है, लेकिन उससे पहले आइए कुछ बुनियादी परीक्षण करें और आपकी इंद्रियों को थोड़ा तेज करने में आपकी मदद करें। हालांकि तुम इस अनुभव से बच गए हो, मुझे यकीन नहीं है कि तुम अपने शरीर की नई प्रवृत्ति और शिकारी स्वभाव को समझ पाए हो, लेकिन चिंता मत करो क्योंकि मैं, सेवेरस सेंट मैक्सिमस, तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। सेवेरस मैक्स को प्रयोगशाला के अंदर एक मंजिल से दूसरी मंजिल तक ले गया। गलियारों के एक भूलभुलैया से होते हुए वे ऊपर की ओर बढ़ रहे थे। रास्ते में मैक्स ने देखा कि सेवेरस के कई प्रयोगशाला सहायक मैक्स को ऐसे देख रहे थे मानो वह दुनिया का नौवां अजूबा हो, जबकि असिवा एक कोने में बैठकर अपने हथियारों को तेज कर रही थी। उसने मैक्स की ओर एक नजर डाली और उनकी आंखें एक पल के लिए मिली, लेकिन तुरंत ही दोनों ने नजरें हटा ली क्योंकि वे अब और नजरें नहीं मिलाना चाहते थे। अंततः मैक्स को मानव कैदियों से भरे एक कमरे में ले जाया गया, जहां सेवेरस ने अंततः चलना बंद कर दिया। अंदर मौजूद सभी इंसान बेहद मोटे और गोल मटोल थे। उनकी त्वचा पर एक विशिष्ट लाल रंग था जो दर्शाता था कि उनमें हीमोग्लोबिन की मात्रा स्वस्थ थी। हम केवल सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले मानव खाद्य पदार्थ ही उपलब्ध कराते हैं, केवल सबसे रसीले और मोटे ताजे मनुष्यों का ही चयन करते हैं। चलिए, एक टुकड़ा खाओ, सेवेरस ने मैक्स को इशारा किया। मैक्स ने आंखों पर पट्टी बांधे और बंधे हुए इंसानों को देखा, क्योंकि सेवेरस की आवाज सुनने के बाद उनके चेहरों पर बढ़ता हुआ खौफ वह साफ देख सकता था। वे छटपटा रहे थे और संघर्ष कर रहे थे। कुछ ने पेशाब कर दिया। कुल मिलाकर ये देखने में एक दुखद दृश्य था, लेकिन अजीब बात यह थी कि मैक्स को बिल्कुल भी असहज महसूस नहीं हुआ। उसे इंसानों को काटने की कोई इच्छा नहीं थी,
मनोवैज्ञानिक रूप से उन्हें भोजन के रूप में देखना अभी भी गलत लगता था। हालांकि जहां बड़े मैक्स का दिल उनकी दयनीय स्थिति को देखकर दुखता था, वहीं पिशाच मैक्स को उनके लिए जरा भी सहानुभूति नहीं थी। फिर भी मैक्स ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, मैं एक सामान्य इंसान की तरह खाऊंगा पीऊंगा। मैं खून पर निर्भर नहीं रहना चाहता। सेवेरस ने एक पल के लिए मैक्स को गौर से देखा और फिर मुस्कुराया। उसकी चौड़ी मुस्कान के नीचे उसके नुकीले दांत चमक रहे थे। जैसे ही वह धीरे धीरे एक इंसान के पास गया और खून बहाने के लिए उसकी बांह को चीर दिया, मैक्स ने अपनी भौहें उठाकर सेवेरस की ओर देखा और कहा, जैसा कि मैंने कहा, मैं। ताज़ा खून की गंध मैक्स की नाक में घुस गई। उस गंध ने उसके दिमाग को सुन्न कर दिया और उसकी लार ग्रंथियां पागल कुत्ते की तरह लार टपकाने लगी। मैक्स हकलाते हुए बोलने की कोशिश कर रहा था, और इससे पहले कि उसे पता चलता, उसकी आदिम प्रवृत्ति हावी हो गई और उसने अपने नुकीले दांत इंसान के खून बहते हुए शरीर के अंग में गहरे गाड़ दिए और उसका खून चूसने लगा। वह इंसान दर्द से चीखता चिल्लाता रहा, लेकिन मैक्स को उसकी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। खून पीते हुए उसका शरीर परमानंद से भर गया था। गर्म तरल उसके गले से नीचे उतरते हुए बेहद संतोषजनक महसूस हो रहा था। मैक्स लगातार खून पीता रहा, मानो वह महीनों से भूखा रहा हो और पहली बार खाना देखा हो। वह तभी रुका जब उसे सिस्टम की एक सूचना सुनाई थी जिसने उसे बाधित किया। सिस्टम सूचना, अत्यधिक रक्तस्राव के कारण आपने एक अज्ञात स्तर 0 के मानव को मार डाला है। बैटल जोन में किसी इंसान को मारने पर आपको जोड़ दो 5 एक्सपीरियंस पॉइंट मिले हैं। सिस्टम सूचना, आपने खून का स्वाद चख लिया है और अब आपका शरीर फिर कभी सामान्य भोजन का आनंद नहीं ले पाएगा। आपने रक्त तृप्ति सूचकांक को अनलॉक कर दिया है। रक्त तृप्ति सूचकांक, तृप्ति 80% से ज्यादा, रक्त प्रलोभन नहीं, समग्र शक्ति में जोड़ 15% की वृद्धि। 60-80% के बीच तृप्ति, मूड चिड़चिड़ा हो जाता है, थोड़ी सी रक्त पिपासा की इच्छा होती है। 40-60% के बीच तृप्ति, तर्कसंगत सोच विचार करने की क्षमता कम हो जाती है और अत्यधिक रक्त पिपासा देखी जाती है। 20-40% के बीच तृप्ति, अनियंत्रित रक्त पिपासा, शक्ति में 30% की कमी। तृप्ति 20% से कम होने पर आप एक बुद्धिहीन जानवर में बदल जाते हैं। सभी आंकड़े 50% तक कम हो जाते हैं। वर्तमान तृप्ति स्तर 92% है। सिस्टम टिप्पणी, एक बार रक्तपान करने वाला हमेशा रक्तपान करने वाला ही रहता है। मैक्स को जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो वह भयभीत हो गया। उसने कुछ क्षण पहले जिस मुरझाए हुए मानव शव को खाया था, उसे देखा और फिर सेवेरस को देखा जो किसी कागज पर उसके व्यवहार को नोट करता हुआ प्रतीत हो रहा था। मैक्स ने अपने होंठ चाटे, लोहे और धातु का स्वाद उसके मुंह में अभी भी बना हुआ था। उसने अपनी जीभ चटकाते हुए पूछा, मेरे साथ क्या हुआ? सेवेरस ने अपने नोट से नजरें उठाकर कहा, देखो मैक्स, हम पिशाचों को समय समय पर खून की जरूरत होती है। जब मैंने तुम्हारे आंकड़े देखे तो मुझे आश्चर्य हुआ कि उसमें तृप्ति सूचकांक नहीं था, लेकिन मुझे लगता है कि इसे अनलॉक करने के लिए तुम्हें अपना पहला खून पीना होगा। चिंता मत करो, हम हर समय इंसानों का खून नहीं पीते, हमारे पास ब्लड बैंक है। बस अपने सामान में थोड़ा खून रखो और जब मन करे पी लो। लेकिन हाँ, इसे कभी भी 60% से नीचे न गिरने दे, ये बहुत बुरी स्थिति है, मेरा विश्वास करें। मैक्स ने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, जब मैं जागा तो मेरे आसपास खून था, लेकिन इससे मेरी चेतना नहीं खोई, जैसा कि किसी इंसान का पेट चीरने पर होता है। ऐसा क्यों हुआ? क्या मैं कभी इस इच्छा को नियंत्रित करना सीख पाऊंगा? सेवेरस ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कारण बहुत सरल है मैक्स। कल्पना करो 100 दिन पुरानी बासी पिज्जा जिसमें फफूंद लग गई हो, क्या तुम्हें उसे खाने की इच्छा होगी? या तुम उसे छूना भी नहीं चाहोगे? मैक्स ने थोड़ी देर सोचा और फिर सिर हिलाया। अगर पिज्जा पुराना और बासी होता तो वह उसे हाथ भी नहीं लगाता। खून के मामले में भी यही बात लागू होती है। हालांकि नंगी आंखों से देखने पर यह एक ही लाल रंग का दिखता है, लेकिन हम पिशाच जानते हैं कि कौन सा खून पीना है और कौन सा खून नहीं पीना है। जब हमें ताज़ा खून दिखता है तो हमें दावत जैसा महसूस होता है। जब हमें बासी खून दिखता है तो स्थिति 50-50 होती है। और मेरे दोस्त, तुम एक आदिम पिशाच हो, इसलिए दोनों प्रकार के रक्त के प्रति तुम्हारी प्रतिक्रिया अतिरंजित है। आधुनिक पिशाचों की तुलना में आप में कहीं अधिक बुनियादी प्रवृत्ति है। युद्ध में यह वरदान साबित हो सकता है, लेकिन जब तक आप इसे नियंत्रित करना नहीं सीख लेते, तब तक ये निस्संदेह आपके सामाजिक जीवन को कठिन बना देगा। क्योंकि जब भी आप नए लोगों के आसपास होंगे तो आपकी प्रतिक्रिया लगभग यही होगी। मैक्स ने माथे पर शिकन डाली। वह इस खून चूसने वाले पागल की तरह नहीं बनना चाहता था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि यही उसकी नई वास्तविकता है। उसके पीले पड़े चेहरे को देखकर सेवेरस ने उत्तर दिया,
चिंता मत करो, समय के साथ हम सब इसे नियंत्रित करना सीख जाते हैं। अभी तुम एक नवजात शिशु की तरह हो जिसकी एकमात्र प्रवृत्ति अपनी माँ के स्तनों से दूध पीना है, लेकिन समय के साथ हम सब इससे बाहर निकल जाते हैं, है ना? सेवर्स के तर्क से मैक्स को जरा भी तसल्ली नहीं हुई, लेकिन फिलहाल उसके पास इसे स्वीकार करने के अलावा कोई चारा नहीं था। मैक्स, अलग अलग प्रकार के रक्त से हमारी तृप्ति अलग अलग होती है। मनुष्य का रक्त उच्च गुणवत्ता वाला भोजन है और एल्फ का रक्त उससे भी कहीं अधिक उच्च गुणवत्ता वाला है। हालांकि राक्षसों और अन्य जीवों के रक्त का हमारी तृप्ति पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है। एक इंसान में हमारी प्यास बुझाने के लिए पर्याप्त खून होता है, लेकिन अगर हम गायों का खून पिए तो वही नतीजा पाने के लिए हमें 3 गायों की जरूरत पड़ेगी। साथ ही हमारे पास असीमित रक्त चूसने की क्षमता नहीं है, इसलिए एक गाय का खून पीना ही काफी मुश्किल है, 3 गायों की तो बात ही छोड़ दीजिए। इसलिए कम मात्रा में रक्त पीने के बावजूद तृप्ति के लिए हमेशा उच्च गुणवत्ता वाला रक्त पीना ही सबसे अच्छा है। मैक्स ने भौहें चढ़ाई, लेकिन सेवेरस के मुंह से निकले हर शब्द पर ध्यान दिया। आखिरकार यह उसके लिए वैम्पायर बनने का बुनियादी प्रशिक्षण था। इसके बाद सेवेरस मैक्स को इमारत से बाहर निकालकर स्वतंत्र और जंगली ग्रीन सॉइल ग्रह पर ले गया। मैक्स ने सबसे पहले जो चीज देखी वह ये थी कि यह सचमुच एक हरी मिट्टी वाला ग्रह था, जो बंजर और पथरीले इलाके वाला था, लेकिन किसी कारणवश हरी मिट्टी से ढका हुआ था। ये बिल्कुल मंगल ग्रह जैसा था, लेकिन लाल की जगह हरा था, और इसका वातावरण इतना घना था कि सूरज की रोशनी बिल्कुल भी जमीन तक नहीं पहुंच पाती थी। मैक्स ने अपने आसपास के वातावरण पर ध्यान दिया। उसकी पिशाची प्रवृत्ति ने उन वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित किया जो संभावित खतरा हो सकती थी, और वह अवचेतन रूप से लड़ने की मुद्रा में आ गया। हालांकि मैक्स इसे समझ नहीं पाया, लेकिन उसके आनुवंशिक डीएनए में काफी बदलाव आ चुका था और आदिम पिशाचों की स्वाभाविक प्रवृत्ति उसके खून में समाहित हो गई थी। हालांकि इस ग्रह पर कोई जानवर नहीं थे, लेकिन मैक्स को सहज रूप से पता था कि किन चट्टानों से दूर रहना है, क्योंकि उनके पीछे कोई शिकारी घात लगाकर बैठा हो सकता है। सेवर्स ने मुस्कुराते हुए उसके व्यवहार को देखा और उत्साहपूर्वक अपनी डायरी में नोट्स लिखे। लापरवाही से सेवेरस ने मैक्स की ओर पीछे से एक छोटा सा पत्थर फेंका, और हालांकि मैक्स ने इसे आते हुए नहीं देखा, फिर भी वह किसी तरह उससे बच गया और सेवेरस की ओर अपने नुकीले दांत दिखाए। शाबाश, सेवेरस ने नोट्स लेते हुए कहा। आपकी प्रतिक्रिया की गति में काफी सुधार हुआ है और ऐसा लगता है कि आपके अग्रवर्ती सिंगुलेट कॉर्टेक्स का भी काफी विकास हुआ है, ड्रैक्स ने मैक्स को अपने अवलोकन बताए। मैक्स उलझन में पड़ गया और बोला, एंटीरिया क्या? ड्रैक्स ने गहरी सांस ली और फिर समझाया, आपके मस्तिष्क का वह हिस्सा जो आपकी छठी इंद्रिय के लिए जिम्मेदार है। इसमें काफी सुधार हुआ है। मैक्स ने सिर हिलाया, यह एक उपयोगी विकास प्रतीत होता है। ड्रैक्स ने आगे कुछ नहीं बताया, लेकिन एआई मन ही मन अवाक रह गया। मैक्स के शरीर में हुए सुधार उसके पूरे जीवन काल में देखे गए सुधारों से कहीं अधिक थे। फिलहाल मैक्स के पास एक उत्कृष्ट योद्धा की ऐसी संरचना थी जो टियर 0 या यहाँ तक कि टियर 1 स्तर पर भी उसके जीवन काल में मिले किसी भी पिशाच या इंसान को आसानी से मात दे सकती थी। उसका शरीर सुगठित था और उसकी सहज इंद्रियां अत्यंत तीव्र थी। एक योद्धा को मैक्स को अपने रूपांतरण से प्राप्त हुई सहज इंद्रियों को विकसित करने के लिए वर्षों के गहन युद्ध अनुभव और मृत्यु के करीब के अनुभवों की आवश्यकता होती है। सबसे बड़ा फायदा यह था कि मैक्स के युद्ध में मूर्खतापूर्ण निर्णय लेने की संभावना पहले की तुलना में बहुत कम हो गई थी। हालांकि ड्रैक्स खुश था, लेकिन वह इस खबर को मैक्स के साथ साझा नहीं करना चाहता था, कहीं लड़का घमंडी न हो जाए। मैक्स ने अपनी तलवार को कुछ बार घुमाया और अपने अग्नि हमलों का अभ्यास किया। ये देखकर उसे खुशी हुई कि अग्नि अस्त्र भी हमेशा की तरह काम कर रहा था। अगर उसके इस रूपांतरण का कोई एक नकारात्मक पहलू था, तो वह ये था कि पिशाच में परिवर्तित होने के बाद भी वह माना का उपयोग करने में असमर्थ था। ऐसा लगता था मानो किसी भी प्रजाति में ढल जाने पर भी उसकी मनहीन कचरा होने की स्थिति में कोई बदलाव नहीं आता था। इस वास्तविकता से क्रोधित होकर मैक्स ने आकाश की ओर एक फायर ब्लास्ट दागा। उसके हमले ने बादलों में एक छेद कर दिया, जिससे सूर्य की रोशनी क्षण भर के लिए उसके शरीर पर पड़ी। आह, -1, -1, -1, -1, -1। मैक्स ने अपनी हथेलियों से धूप को अपनी आंखों में जाने से रोकने की कोशिश की। हालांकि धूप के संपर्क में आने पर उसकी हथेलियां जलने लगी, जिससे उसे असहनीय दर्द और बेचैनी हुई। सौभाग्यवश जल्द ही बादल फिर से घिर आए और सूरज की रोशनी को रोक दिया। धूप से एलर्जी है। मैक्स के सामने एक नई समस्या आने पर सेवेरस ने अपनी डायरी में यह बात नोट की। अरे बाप रे, क्या सच में पिशाच सूरज की रोशनी से कमजोर हो जाते हैं? मैक्स ने गुस्से में सेवेरस से पूछा।
वह ऐसे टीवी शो देखते हुए बड़ा हुआ था जिनमें पिशाच सूरज की रोशनी से कमजोर हो जाते थे, लेकिन वह हमेशा इसे एक अतिरंजित मिथक मानता था। दरअसल नहीं, हालांकि इतिहास की किताबों में यह उल्लेख किया गया है कि शुरुआती पिशाचों को सूर्य के प्रकाश से एलर्जी थी, लेकिन आधुनिक पिशाचों ने लंबे समय से इसके प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर ली है। विकास इसी तरह काम करता है। फिर भी हम धूप में नहीं बैठते, लेकिन धूप में घूमना कोई समस्या नहीं है। सेवेरस ने मैक्स को यह बताते हुए कहा कि असल में वह एक विशेष मामला था। बिल्कुल सही, मैक्स ने व्यंग्यपूर्वक कहा और अपने कपड़े झाड़े। और क्या सच है? क्या पिशाचों को लहसुन से एलर्जी होती है और वे चांदी से कमजोर पड़ जाते हैं? क्या वे बिना अनुमति के लोगों के घरों में प्रवेश नहीं कर सकते? क्या मुझे यीशु नाम से डरना पड़ेगा? मैक्स ने पिशाच जाति के नाम पर लगे इन कलंकों से नाखुश होकर चिढ़ भरे लहजे में सेवेरस से पूछा। सेवेरस ने या तो जानबूझकर मैक्स की आवाज में छिपे व्यंग्य को नजरअंदाज किया या फिर मैक्स को चिढ़ाने में आनंद लेते हुए जवाब दिया, लहसुन नहीं, कम से कम हम आधुनिक पिशाचों को तो इससे कोई आपत्ति नहीं है। हम कभी कभी अपने रसीले स्टेक को स्वादिष्ट बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। चांदी, जी हाँ, विशेष रूप से एल्फ की चांदी सामान्य चांदी की तुलना में हमारे लिए अधिक घातक होती है। हमें इससे एलर्जी नहीं है, हम चांदी के हथियार चला सकते हैं। बस बात यह है कि चांदी से हुए घावों को भरना पिशाचों के लिए अधिक कठिन होता है, इसलिए चांदी के हथियार हमें अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। बस इतना ही। बिना अनुमति के लोगों के घरों में प्रवेश करना आपकी जान ले सकता है यदि मालिक क्रोधित और आपसे अधिक शक्तिशाली हो, लेकिन आप बिना किसी कारण के जादुई रूप से नहीं मरेंगे। अरे मैक्स, ये तो बेवकूफी भरा सवाल है। जहां तक यीशु की बात है, अगर आपका मतलब प्रधान देवदूत गैब्रियल यीशु से है, तो हाँ, उससे बहुत डरे क्योंकि वह एक उच्च स्तरीय हत्यारा है। अन्यथा मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। मैक्स ने सेवेरस के चेहरे पर चिपकी हुई मूर्खतापूर्ण मुस्कान को देखा और उसके चेहरे से उस बेवकूफी भरी मुस्कान को मिटाने की तीव्र इच्छा महसूस की। हालांकि दोनों के बीच शक्ति के अंतर को जानते हुए मैक्स ने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखा। इससे पहले कि सेवेरस अपने प्रयोगों को और आगे बढ़ा पाता, 5 विशाल युद्धपोत ग्रह के वायुमंडल को भेदते हुए अंदर आ गए और सेवेरस ने गहरी सांस ली। देखो, बड़े लोग आ रहे हैं मैक्स। बादल छंटने और सूरज की तेज धूप से जलने से पहले तुम तहखाने में चले जाओ। मैं थोड़ी देर में तुम्हें सबसे मिलवा देता हूँ। सेवेरस ने आधे अनुरोध और आधे आदेश भरे लहजे में कहा, और मैक्स ने अनिच्छा से उसकी बात मान ली। प्रयोगशाला के निचले तल में प्रवेश करते ही उसे अपने पीछे युद्धपोतों के उतरने की आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था मानो उससे मिलने कोई आया हो। मैक्स को कार्टून वैज्ञानिक सफाईकर्मी सेवेरस से कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन उसे आमतौर पर उस प्रजाति पर भरोसा नहीं था। मौका मिलते ही उसने तुरंत रुद्र को संदेश भेजा, उसे अपने स्थान की जानकारी दी और अपने भाई को संदेश लिखते समय सेंट मैक्सिमस का नाम लिया। अगर आपको एक दिन के भीतर मुझसे कोई जवाब नहीं मिलता है, तो संभवतः मुझे सेंट मैक्सिमस कबीले ने बंदी बना लिया है। मैक्स ने अपनी सुरक्षा की एक परत बना ली, कहीं ऐसा न हो कि बड़े बुजुर्ग उसे एक व्यक्ति की बजाय पुनर्जीवित प्रयोगशाला के चूहे की तरह देखने लगे। सेवेरस प्रयोगशाला के प्रवेश द्वार पर इंतजार कर रहा था, तभी कई चिड़चिड़े बूढ़े लोग युद्धपोतों से नीचे उतरे। उन चिड़चिड़े बूढ़े पुरुषों का नेतृत्व सेवेरस की चचेरी बहन कर रही थी, जो वर्तमान मुखिया की मृत्यु के बाद परिवार की मुखिया बनने की प्रबल दावेदार थी। मेरी प्यारी चचेरी बहन, तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई, सेवेरस ने मुंह बनाते हुए कहा और गले लगने और चुंबन पाने की चाह में दोनों बाहें फैला दी। कहने की जरूरत नहीं, उसे बदले में बस चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मिला जिसकी गूंज पूरे ग्रह पर सुनाई दी, और ग्रिशा ने कहा, हमेशा की तरह बेशर्म हो सेवेरस, ये देखकर गुस्सा आता है कि तुम जरा भी नहीं बदले हो। ग्रिशा सेंट मैक्सिमस कबीले की एक खूबसूरत और कुलीन पिशाच थी, जो सेवेरस से केवल 1 साल बड़ी थी। युद्ध क्षेत्र और राजनीति दोनों क्षेत्रों में उनके नाम अनगिनत उपलब्धियां दर्ज थी। हालांकि उनके शानदार करियर पर एकमात्र दाग ये था कि उन्हें कभी सेवेरस सेंट मैक्सिमस नाम के एक मूर्ख पिशाच से प्यार हो गया था, जो अपने पूर्वजों के सपने को पूरा करने में इतना व्यस्त था कि उसने कभी उन पर ध्यान ही नहीं दिया। सेवेरस ने अपने होठों से निकली खून की बूंद को पोंछा और अपनी मूर्खतापूर्ण मुस्कान को फिर से पाते हुए कहा, बूढ़े गंजे बुजुर्गों, मेरी विनम्र अनुसंधान प्रयोगशाला में आपका स्वागत है। कुछ बूढ़े लोगों ने नाक सिकोड़ी और थूका। तभी उनमें से एक ने कहा, सेवेरस, तुमने राजधानी के अनुसंधान केंद्र से आदिमसार चुरा लिया है, जो कबीले के हितों के खिलाफ राजद्रोह का अपराध है। आज हम आपकी प्रयोगशाला को जब्त करने और कुलपति के आदेश पर आपको राजद्रोह के आरोप में हिरासत में लेने आए हैं।
सेवेरस ने बूढ़े आदमी की बातों पर अपनी आंखें घुमाई। उसे इसमें कोई संदेह नहीं था कि उसकी सफलता की खबर बड़े बुजुर्गों तक पहुंच चुकी थी, और यही एकमात्र कारण था कि वे आलसी लोग अपने आरामदायक घरों से बाहर निकले थे। सेवेरस ने कहा, जरूर, मुझे गिरफ्तार करो और मेरे दोस्त मैक्स को भी गिरफ्तार करो, जो आदिम रक्त का है। देखते ही देखते बुजुर्गों के बीच कानाफूसी शुरू हो गई। वे इस बात से हैरान थे कि अफवाहें सच थीं और सेवेरस ने वास्तव में उस पागल जादूगर के सपने को पूरा कर दिया था। तुम पागल जादूगर का काम पूरा करने का दावा करते हो, क्या तुम्हें झूठे दावे की सजा पता है? गंजे बूढ़े आदमियों में से एक ने सेवेरस की ओर अपने आधे टूटे हुए दांत दिखाते हुए पूछा। मुझे पता है, ये मौत है, सेवेरस ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या तुम अब भी अपनी सफलता का दावा करते हो? बड़े ने अपनी आधी बंद आंखों को और भी बंद करते हुए पूछा, धमकी भरा दिखने की कोशिश करते हुए, लेकिन बुरी तरह सफल रहा। हाँ, सेवेरस ने घोषणा की और सभी बड़े बुजुर्ग एक साथ खुशी से झूम उठे। यहाँ तक कि आमतौर पर शांत रहने वाली ग्रिशा भी सेवेरस को नए सम्मान के साथ देखते हुए खुशी और प्रसन्नता के आंसू बहाने लगी। उन वृद्धजनों को सदमे और खुशी से उबरने में पूरे 50 मिनट लग गए, और उनमें से एक खबर सुनने के बाद खुशी से बेहोश हो गया। हालांकि बाद में उनमें से एक ने सेवेरस से कहा, हमें दिखाओ, जब सेवेरस उन्हें अपनी प्रयोगशाला के भूल भुलैया में ले जाने लगा। सेवेरस की प्रयोगशाला एक उच्च कोटि की संस्था थी। परिवार के मुखिया सेवेरस को बहुत प्यार करते थे और एक समय तो उन्हें अपना उत्तराधिकारी भी बनाना चाहते थे, लेकिन सेवेरस ने सत्ता की गद्दी ठुकरा दी, क्योंकि उनका एकमात्र जुनून शोध था। फिर भी कुलपिता ने यह सुनिश्चित किया कि सेवेरस को अपने प्रयोगों के लिए हमेशा पर्याप्त धन मिले, और अब जब वह पागल जादूगर के सपने को साकार करने में सफल हो गया है, तो ऐसा लगता है कि वह भरोसा सही जगह पर था। अंततः सेवेरस उस कमरे में दाखिल हुआ जहां मैक्स एक सहायक के साथ अनौपचारिक बातचीत कर रहा था। तभी मैक्स के शरीर पर एक 700 निरीक्षण मंत्र डाले गए, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। सेंट मैक्सिमस कबीले के प्रत्येक सदस्य ने एक एक करके मैक्स की जानकारी का स्वयं निरीक्षण किया और उसके चरित्र पत्रक में रक्त हेरफेर की क्षमता को देखकर अविश्वास से कांप उठे। हे भगवान, दया करो, बेहोश होने से पहले एक बुजुर्ग ने कहा, जबकि अन्य बुजुर्गों को बैठने के लिए सहारे की कुर्सी की आवश्यकता प्रतीत हो रही थी। उनकी प्रतिक्रिया कुछ कुछ वैसी ही थी जैसी सेवेरस ने कुछ घंटे पहले मैक्स का निरीक्षण करते समय दिखाई थी। हालांकि मैक्स को यह व्यवहार हास्यास्पद लगा, लेकिन वह ये समझने में विफल रहा कि यह सेंट मैक्सिमस परिवार का हजारों हजारों वर्षों से सबसे बड़ा सपना था। उस कबीले के लिए उसका अस्तित्व बहुत मायने रखता था। कबीले की हर पीढ़ी मरने से पहले कम से कम एक बार उसका चेहरा देखना चाहती थी, ताकि उन्हें पता चल सके कि उस पागल जादूगर का सपना आखिरकार पूरा हो गया है। मैक्स को लेकर बूढ़े लोगों का आपा खोते देख सिवा ने अपनी आंखें घुमाई। वह इस पूरे तमाशे से तंग आ चुकी थी और कमरे से निकलकर किसी शांत जगह पर जाने का फैसला किया। हालांकि माहौल कुल मिलाकर खुशनुमा था, लेकिन जल्द ही माहौल तब बिगड़ गया जब एक बुजुर्ग ने कहा, सेवेरस, लड़का आजादी से क्यों घूम रहा है, सीमा के भीतर क्यों नहीं है? उसकी रक्षा और देखभाल की जानी चाहिए। वह इतना महत्वपूर्ण है कि उसे आजादी नहीं दी जा सकती। मैक्स के सबसे बुरे डर पल भर में सच हो गए, क्योंकि एक ही पल में उसकी स्थिति पिशाच से प्रयोगशाला के चूहे में बदल गई। मैक्स सेवेरस के कुछ कहने का इंतजार करता रहा, लेकिन उस मूर्ख व्यक्ति ने कुछ नहीं कहा, बल्कि गहरी सोच में होने का नाटक किया। आखिरकार कुछ गार्ड मैक्स के पास हथकड़ी लेकर आए और उसे जानवर की तरह बांधने लगे। मैक्स ने बिल्कुल भी विरोध नहीं किया। वह जानता था कि जिस माहौल में वह था, उसमें विरोध करना व्यर्थ था, लेकिन इससे पहले कि वे उसे बांध पाते, उसने रुद्र को एक SOS संदेश भेजा और उसे बताया कि जो कुछ भी गलत हो सकता था, वह सब गलत हो चुका था। मैक्स ने मुस्कुराते हुए बड़ों की आंखों में देखा, ठीक वैसे ही जैसे मुंह पर पट्टी और आंखों पर कपड़ा बांधे जाने से पहले उसने कहा था, अगर हो सके तो अपनी जान बचा लो, क्योंकि मेरा भाई मुझे बचाने आ रहा है। कुछ बुजुर्गों ने उसकी बातों पर उपहास उड़ाया, उन्हें हास्यास्पद पाया, जबकि कुछ ने सेवेरस सेंट मैक्सिमस से उसके भाई की पहचान के बारे में पूछताछ की, जिसका चेहरा पीला पड़ गया था, मानो उसे कोई महत्वपूर्ण जानकारी याद आ गई हो। नोट, ये बोनस अध्याय विशेष आयोजन का हिस्सा है और इसे पैराक्यूबा द्वारा प्रायोजित किया गया है।